अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा, काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास काफी कंसर्न्स आ रहे थे रिगार्डिंग द न्यू ई कैट एमडी कैट 2025 बैच। तो मैंने सोचा कि भाई इसके ऊपर डिटेल के अंदर एक गाइडेंस लेक्चर आपके लिए डिजाइन किया जाए कि भाई इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा काफी सारे बच्चों की कुछ क्वेरीज थी, उन तमाम क्वेरीज को मैंने यहाँ पे लिख के रखा है और आज की क्लास में इन तमाम की तमाम क्वेरीज को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट कि सर हम आपके बैच नंबर 1 में अगर एडमिशन लेते हैं तो इसका सबसे खास फायदा क्या होगा। और मेजॉरिटी बच्चों का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे ख्याल में लाजमी तौर पे मैंने पिछली वीडियो में भी एड्रेस किया था, मगर काफी सारे बच्चों ने उसको समझा नहीं था। काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन ये था कि सर ये कोर्स कब तक चलेगा, ये कोर्स एंड कब होगा, और इस कोर्स को लेने के बाद हमारा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। यानी कि ये जो कोर्स है आपका ई कैट का, एमडी कैट का, बैच नंबर 1 का, ये कोर्स एंड कब होगा। तो मैं इस चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि देखो काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नस का नेट 1 दे रहे हैं, जो आईबीएससीएस का राउंड 1 दे रहे हैं, जो लम्स का टेस्ट दे रहे हैं, जो सेट का एग्जाम दे रहे हैं, जो कि एनईडी को टारगेट कर रहे हैं, जो कि नस को भी टारगेट कर रहे हैं, साथ साथ जीआईकेआई प्यास को, पंजाब यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, सिंध यूनिवर्सिटी मेहरान को टारगेट कर रहे हैं, साथ साथ यूईटी को टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये लाई करता है कि ये कोर्स एंड कब होगा और इस कोर्स के अंदर आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे नाराज चल रहे थे एमडी कैट के कि सर आप एमडी कैट के हवाले से इतना डिटेल में क्यों नहीं आपने बात करी। तो भाई मैंने एमडी कैट के हवाले से भी लास्ट वीडियो में बेटा बहुत डिटेल में बात करी थी, मैं मजीद आपको आज डिटेल के अंदर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। एमडी कैट के अक्सर बच्चों का एक कंसर्न था कि सर अगर मैं एमडी कैट के साथ साथ किसी यूनिवर्सिटी के अंदर सीएस की तैयारी करना चाहता हूं, वो देखें सर नस के अंदर प्री मेडिकल का बच्चा सीएस ले सकता है, तो क्या आपका ये बैच मेरे लिए हेल्पफुल होगा। सर वो देखिए एनईडी के अंदर एक प्री मेडिकल का बच्चा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ले सकता है, सीएस ले सकता है, मेहरान में ले सकता है और दूसरी यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर सकता है, तो क्या हम आपके बैच के अंदर एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट हमें कोई फायदा मिलेगा। तो भाई इस बात को भी डिस्कस करवाना है, बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेजॉरिटी बच्चों ने किया, सर वो कंफर्म शेड्यूल क्या होगा, क्लासेस की टाइमिंग क्या होंगी, कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, फैकल्टी आप लोगों की कैसी है। सर वो आप इतनी इकोनॉमिकल अगर फीस ले रहे हैं तो सर वो जो 70,000 रुपए वाला कोचिंग है बेकार किस्म का, सर उसके अंदर हमें अगर इस तरह की फैकल्टी मिल रही है तो आपके पास ये फैकल्टी वाले टीचर्स कैसे हैं, आपके पास कौन से टीचर्स हैं, प्रोफेशनली जरा बताइएगा। तो उसका जवाब भी आपको दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अक्सर बच्चों का एक कंसर्न था, काफी पेरेंट्स का भी कंसर्न था कि सर ये क्लासेस कैसे होंगी, क्या हम इंटर और ए लेवल्स के साथ साथ एप्टीट्यूड को मैनेज कैसे कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का कि भाई इंटर और ए लेवल्स के साथ साथ आपने कोर्स को मैनेज कैसे करना है। और एक चीज यहां पे मैंने लिखी नहीं है, उसको भी मैं लिख देता हूं कि भाई अगर आप रिपीटर्स हैं तो ये कोर्स भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस तरीके से हम कोर्स कवर करवाएंगे, क्या फैकल्टी होती है, किस तरीके से तमाम चीजों को हम लेके चलते हैं, मैंने वो तमाम बातें यहां पे लिखी हुई हैं। ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर क्लास बिकॉज आई नो कि भाई काफी सारे बच्चों के कंसर्न्स थे, उन तमाम कंसर्न्स को मुझे डिस्कस करना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर कि भाई देखो बेटा, आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी जो अक्सर बच्चों के जहनों में होती है, उनको आइडिया नहीं होता, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपके जहनों में क्वेरी होनी चाहिए कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मेरे पास आए तो साथ साथ आपने ये बताना है कि आप किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे। अगर आपको नहीं पता कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं आपको कौन कौन से टेस्ट देने चाहिए। अगर आप प्री इंजीनियरिंग साइड से बिलोंग करते हैं तो बेटा लाजमी तौर के ऊपर नस का टेस्ट दो, लाजमी तौर के ऊपर एनटीएस का टेस्ट दो। एनटीएस का टेस्ट क्या होता है भाई, नेशनल टेस्टिंग सर्विस एक टेस्ट लेती है जो कि पाकिस्तान की काफी सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही होती हैं, स्पेसिफिकली पंजाब की फास्ट भी एनटीएस को एक्सेप्ट करता है, मगर उसमें मेरिट काफी ज्यादा होता है, मगर टेस्ट लाजमी दो। बहुत सस्ता सा टेस्ट होता है, यानी कि 800 रुपए का, 850 रुपए का ये टेस्ट है। तो भाई इतने कम पैसों का ये टेस्ट जो है ना, इसके अंदर आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकते हो। हर महीने एनटीएस का टेस्ट होता है, तो इस टेस्ट को आपने लाजमी देना है। इससे क्या होगा, आपके चांसेस सिक्योर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा एयर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, कॉमसेट्स में अप्लाई कर रहा है, या पंजाब की और यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे एनटीएस को बड़ा एक्सेप्ट किया जाता है। तो भाई लेट सपोज अगर आपने नर्स को टारगेट करो तो साथ साथ एनटीएस का टेस्ट लाजमी दो। आसान टेस्ट होता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी होगा और इससे आपको टेस्ट देने का तरीकेकार भी समझ में आएगा। और जाहिर सी बात है अगर
आप लेट सपोज हर 2 महीने के बाद एनटीएस देते हो पूरे साल के अंदर, तो भाई आपका फास्ट का स्कोर, नस का स्कोर, एनईडी का स्कोर, मेरान का स्कोर ऑब्वियसली बूस्ट अप करेगा, खराब नहीं होगा, मैं गारंटी आपको दे देता हूं। सही है ना? एनटीएस देने का फायदा क्या होता है, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहता है, क्योंकि एनटीएस काफी सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कॉमसेट भी एक्सेप्ट कर लेती है, फास्ट भी एक्सेप्ट करती है, एयर भी एक्सेप्ट करती है, और दूसरी यूनिवर्सिटीज ने पंजाब साइड की वो भी एक्सेप्ट करती हैं। कराची लेवल के ऊपर आपके पास फास्ट एक्सेप्ट करती है, पंजाब सिंध लेवल के ऊपर आपके पास यहां से सर सैयद एक्सेप्ट कर लेती है, और दूसरी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है। तो एनटीएस एक फायदेमंद है, इससे आपकी तैयारी भी होती है, इससे आपको प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलता है, तो लाजमी तौर पे दो। आई विल बी टेलिंग यू इन अ वेरी डिटेल मैनर इन आवर कोर्स। अच्छा, इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन आता है बेटा, वो फास्ट यूनिवर्सिटी का आता है। तो काफी सारे बच्चे परेशान होते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे, बेसिकली कैरियर काउंसलिंग उनकी नहीं हुई भी होती, एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं, आप मुझे बताइए मैं किन किन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करूं। तो मैं बच्चे से कहता हूं कि बेटा जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, उनमें लाजमी अप्लाई करो। उसमें नस भी आता है, उसमें एनटीएस भी आता है, उसमें एनटीएस का टेस्ट आता है, नस का टेस्ट आता है, फास्ट का टेस्ट आता है। इसके अलावा जीआईकेआई की रेपुटेशन, रिमेंबर दिस थिंग, फास्ट से ज्यादा अच्छी है, मगर जीआईकेआई ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। 8.5 लाख रुपए इसकी फीस है। इनिशियल फीस जो एडमिशन फीस होती है 7.5 लाख रुपए है, 8.5 लाख 7.5 लाख इस तरह की है। मगर जीआईकेआई फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती है। इस साल भी मेरे कई बच्चों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली है। हलार अहमद था, अब्दुल रहमान ने तो खैर तोप तूफान मचा दिया, तो उसने नस में 170 का स्कोर किया था। जीआईकेआई से उसको 100% स्कॉलरशिप मिली है। 100%, इट इज अ रिकॉर्ड कि भाई जीआईकेआई के अंदर बेटा जो भी टॉप 20 मेरिट के ऊपर आते हैं, टॉप 20 मेरिट पोजीशंस के बच्चों को फुल स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये चीज जहन में रखिएगा, जीआईकेआई इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। 8.5 लाख 9.5 लाख रुपए इसकी फीस है तकरीबन। मगर जिस बच्चे ने टेस्ट में अच्छा स्कोर करा उसको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, तो इसको लाजमी तौर पर टारगेट करो। इसके अलावा अगर आप पंजाब साइड पे रहते हो, केपी के साइड पे रहते हो, आजाद कश्मीर वाली साइड पे रहते हो, यूईटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सिंध साइड पे रहते हो तो बेटा एनईडी यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। इसके अलावा अगर आप इंटीरियर सिंध में रहते हो तो मेहरान एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चूंकि बेटा जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे मेहरान है, वहां पे कराची का डोमिसाइल होल्डर एडमिशन नहीं ले सकता, इतनी ज्यादा सीट्स नहीं होती। एनईडी के अंदर ज्यादा सीट्स कराची बोर्ड के बच्चों की होती हैं, तो इंटीरियर सिंध के बच्चों की सीट्स कम होती हैं। सही है ना? तो यूईटी आपके पास सिमिलरली पंजाब के बच्चों के लिए ज्यादा अच्छी है। तो ये आपके पास 3 बेस्ट यूनिवर्सिटीज आ रही है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में और यूनिवर्सिटीज भी होती है, प्याज भी हमारे पास आ रही है, एयर यूनिवर्सिटी भी हमारे पास आ रही है। प्याज इज अ सेमी प्राइवेट, बट प्याज यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी भी होती है, कॉमसेट्स का कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो उसमें भी अप्लाई करना है। मगर देखो, अक्सर बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। तो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि भाई देखो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी एटलीस्ट 3 से 4 यूनिवर्सिटीज को लाजमी टारगेट करो। तो जितने भी प्री इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं ना, मैं उनको हमेशा स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर बात समझाता हूं कि बेटा आपने नस में भी टारगेट करना है। अगर ऑल दो आप एनईडी टारगेट कर रहे हो, बट एनईडी के साथ फिर एनटीएस का टेस्ट दे दो, फास्ट का टेस्ट दे दो। लेट सपोज अगर आप कराची में रहते हो, आपको एनईडी जाना है, तो मगर एनईडी के साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी दो। इससे क्या होगा, इससे आपकी मोटिवेशन होगी, इससे क्या होगा, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। और ये बहुत नॉर्मल बात होती है। अक्सर हमारे कोचिंग्स के अंदर कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, कोई बताता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, किसी को पता ही नहीं होता। मेजोरिटी कराची का बच्चा, सिंध का बच्चा एनटीएस का एग्जाम नहीं देता, पंजाब साइड पे बेतहाशा बच्चा एनटीएस का एग्जाम देता है। मेरे पास तो आते हैं बच्चे बैचेस के अंदर तैयारी करने के लिए, तो कराची का, सिंध का बच्चा एनटीएस का एग्जाम नहीं देता। सबसे बड़ा ब्लंडर वो ये काम करता है। एनटीएस के एग्जाम की भाई एक महीने की फीस 800 रुपए है, सिर्फ 800 रुपए है। तो लाजमी तौर पे दो, इससे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एलिजिबल हो सकते हो। एनटीएस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर का, इस साल का सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन थी वो मेरे शागिर्द की थी, उसका 99.99 परसेंटाइल था। 99.99 परसेंटाइल। मैंने कल परसों कम्युनिटी सेक्शन में उसकी पोस्ट भी डाली थी। कॉमसेट्स के एनटीएस में उसने पहली पोजीशन ली थी। तो भाई एनटीएस के अंदर बहुत आराम से 90 प्लस आता है। मेरे पास बेतहाशा बच्चे थे, असरा फाडू करके एक लड़की थी, उस बेचारी का हुआ था, उसने एक 90 प्लस का लिया था। इसके अलावा बेतहाशा बच्चे थे, जहनों से नाम भी निकल जाते हैं, मेरा कम्युनिटी सेक्शन पे जाओगे आपको बेतहाशा मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब साइड से हो, तो पंजाब साइड से फिर बेटा आप नस को लाजमी टारगेट करो, यूईटी को टारगेट करो, फास्ट को टारगेट करो, कॉमसेट्स को टारगेट करो। इनके टेस्ट लाजमी तौर पे दो। एनटीएस का टेस्ट तो हर सूरत में देना है। अगर आप इंटीरियर सेंस से हो, अगेन देखो जीआईकेआई का भी दो। आप अगर तमाम यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दे सकते हो, तमाम का दो। मैं तो हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई अगर आप तमाम बेस्ट यूनिवर्सिटीज का एग्जाम दोगे ना, इससे फायदा क्या होगा, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। अगर आपने, मेरे एक शागिर्द है अब्दुल रहमान, मैंने कम्युनिटी सेक्शन पे उसकी पोस्ट डाली थी। इस अल्लाह के बंदे ने नस के अंदर 170 का स्कोर करा। कितना स्कोर करा नस के अंदर? 170 का। इसने अल्लाह भला करे, इस पर्टिकुलर बच्चे ने जीआईकेआई के अंदर 7वीं पोजीशन ली है। 7वीं पोजीशन थी इसकी जीआईकेआई के अंदर। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पे था। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इसका मेरिट तकरीबन 85 का था, यानी कि टॉप 20 टॉप 30 के अंदर होगा, वहां से भी स्कॉलरशिप मिल सकती थी। और इसने चूज क्या करा, इसने एट द एंड ऑफ द डे चूज करा जीआईकेआई। सिमिलरली रमीज कामरान, जिसने एनईडी के अंदर पहली पोजीशन ली थी राउंड 1 के अंदर, उसने जीआईकेआई का टेस्ट लिया,
दिया, उसको वहां से पूरी स्कॉलरशिप मिल रही है। उसने उस अल्लाह के बंदे ने फास्ट का टेस्ट दिया, वहां पे भी एक्सेप्ट हुआ। उस अल्लाह के बंदे ने एनईडी का राउंड टू भी दिया, उसमें उसके नंबर ऑल दो कम थे मगर सिर्फ उसके 90 प्लस थे, 93 नंबर थे राउंड टू के अंदर भी। तो भाई तुक्के से नहीं आते 92 93 नंबर। अगर आप मेहनत करोगे दोनों राउंड्स के अंदर ला के दिखाया है। तो भाई वो जो कोचिंग्स कह रहे होते हैं ना कि हमारे पास पहली पोजीशन आ गई, दूसरी पोजीशन आ गई, तो भाई उनकी एक राउंड में आई होती है। रमीज कामरान प्रूव दिस पर्टिकुलर थिंग कि वो दोनों राउंड्स के अंदर 90 प्लस लेकर आया, एक में 95 प्लस लेकर आया, एक में 93 लेकर आया। तो कहने का मकसद क्या है कि देखो, मेरे पास अक्सर बच्चों ने कमेंट किया था अब्दुल रहमान वाली पोस्ट के ऊपर कि सर इस बच्चे ने 5 यूनिवर्सिटीज में क्यों अप्लाई किया था। इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था, नस्ट में भी करा था, जीआईकेआई में भी करा था, फास्ट में भी करा था, साथ साथ और कौन सी थी, एनटीएस में भी शायद करा हुआ था। इसका पांचों के अंदर बहुत अच्छा स्कोर था। इसने एट द एंड ऑफ द डे चूज क्या करा, जीआईकेआई करा था। मेरे फेसबुक पेज पे चेक करिएगा, इसने बच्चों को वहां पे कमेंट के अंदर गाइड भी करा हुआ है। कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि भाई मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना जरूरी होता है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में टारगेट नहीं कर रहा। सिमिलरली वो तमाम बच्चे, अगर आप आईबीएस सीएस की बात करते हो तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई अगर आप आईबीए में अप्लाई कर रहे हो तो लाजमी तौर पे बीबीए का टेस्ट भी दो, सीएस का भी दो। हम आपकी दोनों की तैयारी करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर सेट की तैयारी कर रहे हो तो भाई प्रॉपर आपकी मेरे पास इंग्लिश की क्लासेस होंगी, प्रॉपर। मेरे पास जो इंग्लिश की फैकल्टी है ना बेटा, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल इन पाकिस्तान है। कैसे कि मिसेस जोहा जैन जो है, अगर आप जाके देखो भाई, वो खुद आईबीए की ग्रेजुएट हैं। शी इज अ वेरी वंडरफुल टीचर, शी हैज टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द सेट एग्जाम, फॉर द आईबी एग्जाम, फॉर द लम्स एग्जाम। तो शी नॉर्मली टॉट इन द इंग्लिश इन आवर क्लासेस। तो आप उनके पास जब आओगे, जो क्लासेस को लेके कंडक्ट कर रही होंगी, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से वो पढ़ा रही होती हैं। तो भाई अगेन, लेट सपोज अगर आप एनईटी को टारगेट करो, साथ साथ फिर आईबीएस सीएस का एग्जाम भी दो, आईबी बीबीए का एग्जाम भी दो। भाई मैंने सब कुछ कवर करवा रहा होता हूं, मैं सब कुछ कवर करवाता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो वो तमाम बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, मैंने आपके सामने चंद मशहूर तरीन यूनिवर्सिटीज रखी हैं, चंद मशहूर तरीन यूनिवर्सिटीज। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अलावा, इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में। एयर यूनिवर्सिटी, उसका नाम मैंने लिखा नहीं है, लिख लेना, सही है ना, एयर यूनिवर्सिटी है आपके पास। आपके पास लाहौर साइड के ऊपर लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करता है, बड़ा अच्छा स्कूल है, मुझे बड़ा पसंद है। उसका सीएस प्रोग्राम हो गया, उसके बिजनेस प्रोग्राम हो गया, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। कहने का मकसद क्या है, अक्सर बच्चों को तो पहले पता ही नहीं होता कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो भाई सिंपल तरीके से अपने जहन में टारगेट रखो, एटलीस्ट 3 से 4 यूनिवर्सिटीज का, एटलीस्ट 3 यूनिवर्सिटीज का टारगेट करो कि भाई अगर आप कहीं पे नाकाम हो भी गए तो एटलीस्ट आपके पास एक सेव ऑप्शन रहेगा। अगर आप कहीं पे ऊंच नीच आपके साथ हो भी गई तो आपके पास एक सेफ ऑप्शन लाजमी तौर पर रहेगा। क्लियर है बेटा, ये चीज जहन में रखिएगा। सिमिलरली अब आता हूं प्री मेडिकल के बच्चों के ऊपर। प्री मेडिकल के जो बच्चे होते हैं ना बेटा, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा मेरे पास प्रॉपर फैकल्टी होती है, आपकी प्रॉपर प्री मेडिकल की हम क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। प्री मेडिकल के तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो भाई आप लोगों को एमबीबीएस का जो आपका टेस्ट होता है, जो आपका एमडी कैट का एग्जाम होता है, हम उसकी प्रॉपर आपको तैयारी करवाएंगे। एमबीबीएस का जो आपका एग्जाम होता है उसकी हम आपकी प्रॉपर तैयारी करवाएंगे, जो आसान भाषा में जो कि एमडी कैट का आपका एग्जाम होता है। इसके अलावा नम्स का टेस्ट होगी आपके पास एकेयू आ खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर एकेयू आ खान यूनिवर्सिटी बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें कोई शक नहीं है। आ खान यूनिवर्सिटी की पर सेमेस्टर की फीस 35 लाख रुपए, पर ईयर की उनकी फीस जो होती है 35 लाख रुपए 30 लाख रुपए होती है। मगर एटलीस्ट आप टेस्ट तो दे सकते हो ना। देखो मैं आपसे ये नहीं कहता कि यार आप पर्टिकुलरली उस फीस को अफोर्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बात की कहानी है। मगर मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, प्री मेडिकल के बच्चों से, कि बेटा जहां पे आप एमबीबीएस का एग्जाम दे रहे हो वहां पे लाजमी तौर के ऊपर आ खान यूनिवर्सिटी का एग्जाम लाजमी तौर पे आपने देना है। तो भाई प्री मेडिकल का जो बच्चा है उसकी प्रॉपर्ली हमारे पास क्लासेस होती हैं एमबीबीएस की। आपका कोई दोस्त अगर उसको परेशान चल रहा है उसको लाजमी तौर पे बताइएगा, बेटा वी हैव द लार्जेस्ट सक्सेस रेशियो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द एमबीबीएस किड्स एज वेल, जो कि बेतहाशा स्टूडेंट नम्स में जाते हैं। कोई किंग एडवर्ड के अंदर जाता है, कोई डॉ के अंदर जाता है, कोई एसएमसी के अंदर जाता है, कोई केएमडीसी के अंदर जाता है, कोई बेनजीराबाद लियारी वाली के अंदर जाता है, कोई आ खान यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है। तो आ खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट बड़ा टफ होता है, तो मैं लाजमी तौर पर बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि भाई लाजमी तौर पर एकेयू का टेस्ट, नम्स का टेस्ट दो, सही है ना। और एमडी कैट का टेस्ट तो देना ही देना है। अच्छा, प्री मेडिकल के अंदर एक और टाइप के बच्चे वो होते हैं जो कि एमडी कैट के अंदर अपना जो रुझान होता है, अपना जो शौक होता है वो खो चुके होते हैं। अक्सर बच्चों का चूंकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट थोड़ा खराब आ जाता है, या उनको अब आगे एमबीबीएस कंटिन्यू नहीं करना होता, तो वो अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर हम सीएस करें तो क्या आप हम उसकी तैयारी करवाएंगे? सर अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी करूं नस से तो क्या आप उसकी तैयारी करवाएंगे? सर क्या मैं इंजीनियरिंग की कोई फील्ड चूज करूं, क्या आप उसकी तैयारी करवाएंगे? देखो बेटा, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस प्री मेडिकल के बच्चे को अक्सर गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज अलाउ नहीं करती, मगर पाकिस्तान में अब थोड़ा चेंज आ चुका है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इजाजत दे दी है। बेटा मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रजिस्टर्ड ना सिर्फ इंजीनियर हूं बल्कि उसका मेंबर भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास अभी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो इस वक्त के इलेक्शन होने वाले हैं उसकी प्रमोशन करने तक की वीडियो मेरे पास बनाने के लिए आई भी थी, बट मैं उसकी वजह से कुछ मैंने माजरत कर ली थी क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था उसके अंदर। तो कहने का मकसद ये कि बेटा मैं आपको चीज बता देता हूँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर क्या है क्या नहीं है। पाकिस्तान
पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो अभी एक नोटिफिकेशन निकाला था, पीईसी ने, वो नोटिफिकेशन एचईसी के साथ अभी उस पर झगड़ा चल रहा है। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने कहा था कि हम प्री मेडिकल के बच्चों को हार्ड कोर इंजीनियरिंग फील्ड में जाने की इजाजत दे रहे हैं, जो कि नोटिफिकेशन बड़ा फेमस हुआ था, मशहूर हुआ था। इसके ऊपर एचईसी ने बेटा रोला डाला हुआ है, फड्डा डाला हुआ है। तो अभी वो नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ हुआ है, वो तातील का शिकार है जब तक के पीईसी के इलेक्शंस ना हो जाए। तो जहन में रखिएगा, आप प्रॉपर इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा सकते, आप सीएस में जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, बट ये हार्ड कोर इंजीनियरिंग नहीं होती। तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज आपको सीएस ऑफर करती हैं, जैसे नस्ट है, प्री मेडिकल के बच्चे को सीएस ऑफर करती है। जैसे एनएडी है, प्री मेडिकल के बच्चे को सीएस ऑफर करती है। मेरान है, प्री मेडिकल के बच्चे को सीएस ऑफर करती है। मगर फास्ट यूनिवर्सिटी प्री मेडिकल के बच्चे को सीएस ऑफर नहीं करती। वो कहती है कि पहले एडिशनल मैथ्स के एग्जाम दो, प्री इंजीनियरिंग में अपने आप को कन्वर्ट करवाओ, फिर करोगे। सही है ना? सिमिलरली जीआई की आई भी ऑफर नहीं करती। कॉमसेट शायद कर देती है, यूईटी नहीं करती, आईबीए नहीं करता। यूईटी का भी मुझे डाउट है, इस साल की पॉलिसी भी इनकी आई नहीं है, तो आई कैन नॉट गिव यू एन एश्योरिटी, बट लास्ट ईयर तक नहीं कर रही थी। आईबीए तो बिल्कुल भी नहीं करता सीएस के अंदर प्री मेडिकल के बच्चों को एक्सेप्ट। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि भाई अगर आप मेरे पास आओगे, हम ना सिर्फ आपकी इस कोर्स के अंदर एमडी कैट की प्रॉपर तैयारी करवाएंगे, बल्कि साथ साथ अगर आप सीएस के लिए किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसकी तैयारी भी शामिल होगी। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी, नस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी पे जाना चाहते हो, हम उसकी तैयारी भी आपको करवाएंगे। अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जहां पे प्री मेडिकल का बच्चा जा सकता है, इसकी इजाजत पहले से गिवन थी। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए भी हम आपकी प्रॉपर तैयारी करवाएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां हम आपकी प्रॉपर एमडी कैट की तैयारी करवाएंगे, इसमें हम आपकी रेड स्पॉट की किताबें, एमबीबीएस के तमाम पास पेपर, स्टिंग एडवर्ट के, डॉ के, जो भी एमडी कैट के तमाम पास पेपर्स होते हैं, तमाम के तमाम पेपर्स को कवर करवाएंगे। आगा खान यूनिवर्सिटी के लिए हम स्पेसिफिकली बैजेस के अंदर पेपर्स को कवर करवा रहे होते हैं। रेड स्पॉट की सबसे फेमस जो किताब है उसको हम सॉल्व करवा रहे होते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी, चाहे वो इंग्लिश हो। और साथ साथ अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर सीएस के लिए अप्लाई करते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं, इधर इट इज नस्ट, इधर इट इज एनडी, इधर इट इज मेहरान, इधर इज एनी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो हम उसकी तैयारी भी आपकी करवाएंगे इसी कॉन्सेप्ट के अंदर। अब देखो मैंने तमाम बातें डिटेल में क्यों बताई। अक्सर बच्चे, क्योंकि देखो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। अक्सर बच्चों को पता नहीं होता कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी की टेस्ट टाइप क्या होती है। मेरे पास अक्सर एक बच्चे का क्वेश्चन ये आता है कि सर आपका जो इतना छोटी सी अमाउंट ऑफ फीस की लेते हैं, सर क्या आप इतनी सारी यूनिवर्सिटीज। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट बच्चा है, वो बोले सर मैं नस में भी अप्लाई करूंगा, एनटीएस में भी करूंगा, फास्ट में भी करूंगा, जीआईके में भी करूंगा, कॉमसेट्स में भी करूंगा, यूईटी में भी करूंगा, एनईटी में भी करूंगा, मैरान में भी करूंगा, आईबीए में भी करूंगा, तो क्या सर आप मुझे इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवाएंगे? वो बच्चा सोच रहा होगा सर अब तो आप फंस जाएंगे, क्या आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज की हमें तैयारी करवाएंगे? ये बताएं ना जरा, आप ये बताएं। तो भाई आपकी बात का भी मैं जवाब दे देता हूं। या फिर कोई प्री मेडिकल का बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि सर मैं एमबीबीएस में भी अप्लाई करूंगा, मैं नम्स के लिए भी अप्लाई करूंगा, मैं एक्यू के लिए भी अप्लाई करूंगा, और मैं साथ साथ नस्ट एनईटी वगैरह का टेस्ट भी दूंगा, क्या आप इन सबकी तैयारी करवाएंगे? तो बिल्कुल मेरा बेटा, आपकी इस छोटी सी फीस में इन तमाम चीजों की तैयारी कवर करवाएंगे। और ये कोर्स कब एंड होगा इसको भी समझाऊंगा आपको कि देखो हम आपकी तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवाएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि बेटा हम जो आपको कोर्स कवर करवाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्री इंजीनियरिंग के बच्चे की बात करूं, अगर मैं प्री इंजीनियरिंग के बच्चे की बात करूं, तो बेटा पाकिस्तान की सबसे कंपिटेटिव यूनिवर्सिटी कौन सी है अगर मैं आपसे पूछूं? अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूं कि बेटा इस कोर्स के अंदर जो मैं आपको कोर्स कंटेंट पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा नस लेवल का, प्यास लेवल का। पाकिस्तान का सबसे मुश्किल टेस्ट जो किसी यूनिवर्सिटी का होता है ना बेटा, वो नस का होता है, वो प्यास का होता है, वो यूटी का होता है। बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट इसके सामने बच्चा है, इसके सामने क्या है? बच्चा है। क्योंकि नस का जो कोर्स कंटेंट है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत मजे का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें सिंध का कोर्स कंटेंट भी होता है, पंजाब का भी होता है, फेडरल का भी होता है, ए लेवल्स का भी होता है, उसके अंदर आ खान बोर्ड का भी होता है, उसके अंदर आपके पास अल्लाह भला करे कश्मीर बोर्ड का भी होता है, उसके अंदर आपके पास केपी के बोर्ड का भी होता है, बलूचिस्तान बोर्ड का भी होता है। तमाम बोर्ड की किताबों से मिलकर वो बनता है। तो भाई इस कोर्स कंटेंट के अंदर हम आपको स्पेसिफिकली नस्ट का, प्यास का कोर्स कंटेंट कवर करवाएंगे। तो अगर आप नस की तैयारी कर लो मेरे पास बैठ के, मैं आपको गारंटी देता हूं आप पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट चुटकी बजा के निकाल सकते हो। एनईडी के अंदर बेटा ऐसा नहीं है कि टॉप पोजीशन हर साल मेरी आ रही है, ऐसा नहीं है कि एनईडी के अंदर मजाक मस्ती में आ रही है, ऐसा ही नहीं है कि फास्ट के अंदर 90 प्लस का स्कोर मुफ्ते के अंदर आ जाता है, ऐसा ही नहीं है कि एनटीएस के अंदर आप देखते हो कि बेटा हर महीने के स्कोर के अंदर, मेरी कम्युनिटी सेक्शन में जाइएगा, हर महीने के एनटीएस के अंदर 90 प्लस का स्कोर आ रहा होगा। जीआईकेआई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल के अंदर टॉप 10 के अंदर, टॉप 5 में मेरी पोजीशंस होती हैं। लास्ट से लास्ट ईयर भी अब मुजम्मिल नाम का एक बच्चा था, उसकी तीसरी पोजीशन थी। सेकंड पिछले साल लास्ट ईयर जीआईकेआई में तीसरी पोजीशन मेरे बच्चे की थी। इस दफा 7वीं पोजीशन मेरे बच्चे की है, 14वीं पोजीशन मेरे बच्चे की है, 20वीं पोजीशन मेरे बच्चे की है। ये सारे स्कॉलरशिप पे बैठे हुए हैं। कहने का मकसद क्या है भाई, ये मजाक मस्ती में नहीं होता। मैरान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन है, ये मैंने रिकॉर्ड बनाया इस दफा। मैरान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन है मेरे शागिर्दों की। यूईटी के अंदर 295 का स्कोर करना, 280 प्लस स्कोर करना, ये मजाक मस्ती नहीं होता बेटा। नस के अंदर 170 का स्कोर आना, 165 का
स्कोर आना, 169 का स्कोर आना, हर नेट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस वाले बच्चों का मिलना, तो ये मजाक नहीं होता। तो उसकी लॉजिक क्या होती है? कॉमसेट्स के अंदर पहली पोजीशन इस दफा मेरे शागिर्द की है। आईबीएस सीएस के अंदर जो पहली पोजीशन आई है हाजिक की आई है। हाजिक वाज माय स्टूडेंट फ्रॉम द बैच नंबर 2। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि भाई अगर इतनी मेहनत से हम आपको डिटेल के अंदर ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो आपकी मैथ्स हो, चाहे वो आपकी बेसिक मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग हो, चाहे वो आईक्यू का इंटेलिजेंस का पोर्शन हो, चाहे वो आपके पास इंग्लिश की प्रॉपर आईबीए की क्लासेस हो, आपको हम एक एक चीज प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी मेरे बच्चे से थ्रू आउट द ग्लोब पूछ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो बच्चे जो आईबीए की तैयारी कर रहे थे ना, लास्ट ईयर मैंने महसूस करा कि भाई मेरे पास एक कमी है इंग्लिश के टीचर की। मैंने स्पेसिफिकली अपने बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी को उठाया अपने लिए इंग्लिश के लिए, और मैंने उसको कहा कि भाई आपने पढ़ाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट मुझे क्या मिला कि आईबीए के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन आई वो मेरे शागिर्द हाजिक की आई है। पहली पोजीशन आईबीएस सीएस के अंदर राउंड 2 के अंदर पहली पोजीशन। उसने सबको सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, 292 का उसने स्कोर करा माशाल्लाह से। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई हम आपको प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल्ड होते हैं या अगर आप मुझसे नस की तैयारी करते हैं, आप मेरे कोर्सेज का हिस्सा बनते हैं, तो भाई इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि हम आपकी तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स बहुत डिटेल लेवल पे जब पढ़ाएंगे, तो भाई एनईडी के टेस्ट हो, मेहरान का टेस्ट हो, यूईटी का टेस्ट हो, कॉमसेट्स हो, आईबी हो, प्याज हो, जीआई की आई हो। प्याज का टेस्ट बड़ा मजे का होता है भाई। प्याज के साल में 3 दफा टेस्ट होते हैं, लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करो। अगर आप प्याज यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बेस्ड की यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, लाजमी तौर पर अप्लाई करो। तो भाई ये तमाम यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। देखो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज और भी हैं, मैं चाहूं तो एक और यूनिवर्सिटी का नाम भी ले सकता हूं, क्वेस्ट इंटीरियर सिंध की एक और यूनिवर्सिटी है, कोई वर्किंग नहीं करता इसके ऊपर। कराची की एक और यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी है, मैं इसका नाम भी ले सकता हूं। दाऊद यूनिवर्सिटी है, मैं इसका नाम भी ले सकता हूं। भाई मैं जिस पैटर्न पे आपकी तैयारी करवाऊंगा ना, ये सारी बच्चे यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज है, उसमें आराम से टेस्ट को बहुत इजीली एस कर सकते हो। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई आप में से अक्सर बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, सर टेस्ट की टाइप क्या है, टेस्ट का पैटर्न क्या है। तो भाई जो मेरी पहली इंट्रोडक्शन क्लास होगी उसमें आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की टेस्ट की टाइप भी बताऊंगा, किस कौन सी यूनिवर्सिटी का टेस्ट कैसा होता है, मैं आपके लिए वो भी इंशाल्लाह ताला लेकर आ रहा हूँ। मगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एक बेसिक बात मालूम होनी चाहिए। जैसे नस के टेस्ट के अंदर मैथ्स भी होती है, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर होती है, इंग्लिश का पोर्शन होता है। एनटीएस के एग्जाम के अंदर चारों सब्जेक्ट्स आपके आ रहे होते हैं, साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग का, एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। फास्ट के टेस्ट के अंदर सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश होती है। जीआईकेआई के टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री नहीं होती, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स होती है, मैथ्स होती है, आपके पास इंग्लिश होती है। कॉमसेट्स के टेस्ट के अंदर सेम तरह का पैटर्न आ रहा होता है एनटीएस की तरह का। यूईटी के टेस्ट के अंदर अगेन फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, कंप्यूटर है, नहीं तो मैथ्स और इंग्लिश आ रही है। एनईडी के टेस्ट के अंदर मैथ्स है, नहीं तो बायोलॉजी है प्री मेडिकल के बच्चे के लिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, इंग्लिश एंड सो ऑन। मेरान का टेस्ट बिल्कुल एनईडी के जैसा होता है। आईबी के टेस्ट में मैथ्स एंड इंग्लिश होती है। तो भाई एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने अभी जल्दी जल्दी बात बताई है ना, इंशाल्लाह ताला मैंने इसके ऊपर पूरे डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हुए होते हैं। तो मेरी जो पहली क्लास होती है इंट्रोडक्शन क्लास, उसके अंदर मैं डिटेल के अंदर हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न को एक्सप्लेन करता हूं पाकिस्तान के। तो बताने का मकसद क्या है कि देखो, जब आप मुझसे तैयारी करोगे ना, मैं आपको जो कोर्स कंटेंट पढ़ाऊंगा वो हर यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड होगा। हर यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स को मैं डिस्कस करता हूं। भाई हमारी सबसे खास बात क्या है? हमारी सबसे खास बात जो दूसरे इंस्टीट्यूट वाले अब छाप रहे होते हैं हमें कि भाई हम आपको जो है ना हर लेक्चर के साथ, हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग के साथ टेस्ट क्वेश्चंस दे देंगे पास पेपर के। भाई ये काम हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, तभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना अच्छा स्कोर रहा है। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई टॉपिकल पास पेपर्स एक ऐसी चीज है कि अगर आप मेरी रमीज कामरान के साथ जो मैंने पॉडकास्ट करी थी उसको जाकर सुनोगे ना, उसमें बच्चे ने एक बात बताई है कि सर वो टीपीपी आपके बड़े अच्छे थे। रमीज कामरान कौन है? कि बेटा उसने फास्ट के अंदर भी तमाम डिपार्टमेंट स्कोर करे, हर कैंपस के अंदर उसका एडमिशन हुआ, उसका जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के अंदर नाम है, उसका एनईडी के अंदर राउंड 1 की पहली पोजीशन है। तो भाई उसकी खास बात क्या थी? टीपीपी। टीपीपी आर समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो अब्दुल रहमान है उसने मुझे अपना रिव्यू में पता है क्या बोला? उसने नस में 170 का स्कोर करा, उसमें जीआईकेआई के अंदर 7वीं पोजीशन ली, फास्ट में पोजीशन ली, पंजाब यूनिवर्सिटी पीयूसीआईटी के टेस्ट के अंदर उसने टॉप मेरिट स्कोर करा, फास्ट के टेस्ट में टॉप मेरिट स्कोर करा। उसने कहा कि सर आप लोगों की टीपीपी वाली बात सबसे खास है। भाई टीपीपी का मतलब क्या है कि हम जो भी आपको कोर्स पढ़ाते हैं उस कोर्स के अंदर साथ साथ हम आपको हर यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स करवाते हैं। देखो नस का जो पास पेपर है ना वो हर जगह पे रिपीट होगा। एनईडी का जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कोई नहीं बताएगा, मैं आपको लेक्चर के अंदर साथ साथ पढ़ा रहा होता हूँ। जीआईकेआई का जो क्वेश्चन है मैं लेक्चर में साथ साथ बताऊंगा। यूईटी के पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा मैं साथ साथ बता रहा हूँ। आईबीएस सीएस के अंदर कैसे क्वेश्चन आएगा मैं साथ साथ बताऊंगा। तो ये इनसाइट्स आपसे कोई शेयर नहीं करेगा जो हम कर रहे होते हैं। सेम गोज फॉर द प्री मेडिकल। कि जो प्री मेडिकल का बच्चा है कि भाई उसकी हम स्पेसिफिकली तैयारी करवाते हैं। याद रखिएगा जो भी प्री मेडिकल का बच्चा है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे बायोटेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, सीएस के लिए, एनईडी के अंदर या कहीं पे भी, आपके टेस्ट के अंदर बायोलॉजी का पोर्शन आएगा बेटा। आपके टेस्ट के अंदर मैथ्स का पोर्शन नहीं होता, बायोलॉजी का पोर्शन होगा। क्लियर है? सिमिलरली इंग्लिश होती है, फिजिक्स होती है और आपके पास केमिस्ट्री होती है। तो हम आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो इस लेवल पे हम तैयारी करवाएंगे, हम आपकी आ खान यूनिवर्सिटी के लेवल पे तैयारी करवाएंगे। हम आपको
आपको सिंध का कंटेंट, फेडरल कंटेंट दोनों इस तरीके से मिला के पढ़ाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एमबीबीएस के अंदर याद रखिएगा, आप एमडी कैट चाहे सिंध में दे रहे हो, चाहे पंजाब में दे रहे हो, चाहे केपीके के अंदर दे रहे हो, चाहे बलूचिस्तान के अंदर दे रहे हो, चाहे आजाद कश्मीर में दे रहे हो, कोर्स कंटेंट कहीं पे भी चेंज नहीं होता। अक्सर लोगों को गलत फहमी होती है कि सिंध के बच्चों के लिए सिंध की किताबों से आएगा। अक्सर ये बच्चों की यहां पे भी गलती होती है, सर वो सिंध के बच्चों के अंदर के सिंध की किताबों से आएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। एप्टीट्यूड जो कोर्स होता है ये इंटर और ए लेवल्स की एडवांस फॉर्म होती है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे मेरे ए लेवल्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं कोई गाइड नहीं करता। ए लेवल्स के बच्चे को पता ही नहीं होता, उसने मैथ्स में मैट्रिसेस नहीं पढ़ा हुआ, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको लगता है कि इंटर के टॉपिक्स आएंगे। नहीं बेटा, इंटर और ए लेवल्स दोनों की एडवांस फॉर्म ही तो एप्टीट्यूड है। तो भाई हम इन तमाम चीजों को कवर करवाएंगे, चाहे वो सिंध का कोर्स कंटेंट हो, चाहे वो आपके पास फेडरल का कोर्स कंटेंट हो। याद रखिएगा, जो फेडरल का कोर्स कंटेंट है ना, वो थोड़ा सा बड़ा है, मगर सिंध का कोर्स कंटेंट थोड़ा सा छोटा है। तो भाई फेडरल के अंदर वो तमाम टॉपिक्स ऑलरेडी मौजूद है जो सिंध के अंदर मौजूद थे। यानी कि देखो, फेडरल का जो कोर्स है ना, चूंकि थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके कोर्स कंटेंट के अंदर सिंध में जितने टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी सारे के सारे मौजूद हैं। मगर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं फेडरल के अंदर, तो वो हम आपको अलग से पढ़ा रहे होते हैं। आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपकी प्रॉपर तैयारी करवा रहे होते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बैकअप के तौर पर फार्मेसी का, डीपीटी का, इन तमाम डिपार्टमेंट्स को रखना चाहोगे, हम उसकी तैयारी भी आपको कवर करवा रहे होंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। आई एम सो सॉरी, आई विल मिस दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सर क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा, क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, इस क्वेश्चन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जानबूझ के भी मैं छोड़ रहा हूं। और इस वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। सर कोर्स कवर कब तक होगा? सर आपकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लग रही हैं, मगर क्या सर आप ये बताएंगे आपका कोर्स कब कवर होगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास अक्सर बच्चों का आया, तो बेटा जहन में रखिएगा, वो तमाम बच्चे जो मुझसे बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये कोर्स आपका कवर कब होगा, तो रिमेंबर दिस थिंग, हमारा जो बैच नंबर 1 होता है, इसका कोर्स अप्रोक्सीमेटली जनवरी, फरवरी, हद मार के मार्च तक एंड हो रहा होता है। मैंने आपको 3 महीनों का अल्टीमेटम क्यों दिया? क्योंकि बेटा हम नेट 2 तक आपका कोर्स पूरा का पूरा कवर करवा रहे होंगे। अब जहन में क्वेश्चन आता है, सर अगर मैं नेट 1 में अप्लाई कर रहा हूंगा तो क्या होगा? कोई मसले की बात नहीं है भाई, मैं भी आपको गाइड कर देता हूं। अक्सर बच्चे मुझसे, बेटा मैं प्री मेडिकल के बच्चों की बात नहीं कर रहा, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं प्री इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए बात कर रहा हूं कि भाई मेरे पास अक्सर एक बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर कोर्स कब कवर होगा। तो भाई हमारा जो बैच नंबर 1 होता है, इसका जो कोर्स होता है, ये तकरीबन जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर एंड हो रहा होता है। तकरीबन का मतलब क्या है कि भाई हम अप्रोक्सीमेटली जो आपका पूरा का पूरा कोर्स है जनवरी फरवरी तक एंड करवा देते हैं, नेट 2 तक। तो सर उसके बाद क्या होगा? मुझे तो एनईडी के लिए अप्लाई करना था, मुझे तो मेहरान के लिए अप्लाई करना था, मुझे तो जीआईकेआई का अप्लाई करना है, मुझे तो फास्ट के लिए अप्लाई करना है, फिर क्या होगा? तो भाई बैच नंबर 1 के बच्चों के लिए सबसे खास ऑफर क्या होती है हमारे पास? हमारे बैच नंबर 1 का सक्सेस रेशियो क्या है? आप सिर्फ मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाइएगा और तमाम की तमाम पोस्ट को जरा स्क्रॉल डाउन करिएगा, आपको आइडिया होगा सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो मेरे पास बैच नंबर 1 के बच्चों का था। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि उनके ऊपर हमारे पास एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी होती है। क्या एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी होती है? कि भाई उनका पूरा का पूरा कोर्स जनवरी फरवरी तक हम एंड करवा देते हैं। उसके बाद जितना टाइम होता है, उस टाइम में मल्टीपल रिवीजन होते हैं उनके। यानी कि जो टॉपिक मैं उनको पहले पढ़ा चुका था, उसका मल्टीपल रिवीजन होंगे, उसके बार बार ग्रैंड टेस्ट लिए जाएंगे, उसके बार बार टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाएंगे, उसके बार बार यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट लिए जाएंगे, उसके बार बार जीटीस कंडक्ट होंगे। दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ बैच नंबर 1। क्या रीजन है कि रमीज कामरान बैच 1 का था? क्या रीजन है हाजिक बैच 1 का था? क्या रीजन है अब्दुल अहद बैच नंबर 1 का था? क्या रीजन है मेरे मेजॉरिटी बच्चे जिन्होंने पोजीशंस ली वो बैच 1 2 3? सिराजुल हक बैच नंबर 3 का था, उसकी एनईटी के अंदर पोजीशन थी उसकी भी। कहने का मकसद क्या है, मगर बैच नंबर 1 के बच्चों से मेजॉरिटी पोजीशन मेरे पास रही हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा? कि देखो जनवरी फरवरी तक आपका कोर्स एंड हो जाएगा, क्योंकि देखो आईबीएस सीएस का जो राउंड नंबर 1 है फरवरी के अंदर है, नस का नेट नंबर 2 फरवरी के अंदर है, एनटीएस के एग्जाम तो हर महीने होते हैं, तो आप उसका मसला नहीं है। मगर यूईटी का एग्जाम आपके पास मार्च के एंड के अंदर आ रहा होगा। सिमिलरली आपके पास बाकी जो एनईडी का एग्जाम होगा वो मई के अंदर होगा। एनईडी का एग्जाम मई के अंदर है, मेहरान का एग्जाम मई के अंदर है, जीआईके का एग्जाम जून के अंदर है। खैर, प्यास का टेस्ट फरवरी में होता है, फिर फिर आपके पास मई के अंदर होता है, फिर जून के अंदर होता है। तो भाई आपका सबसे बड़ा फायदा इन बैचेस के अंदर क्या है, बैच नंबर 1 में एडमिशन लेने का क्या है कि भाई जनवरी फरवरी में पूरा कोर्स एंड हो रहा होगा, तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे, तमाम इंपॉर्टेंट चीजें कवर अप हो जाएंगी, फिर मल्टीपल रिवीजन होंगे। याद रखिएगा, जो बच्चा बैच नंबर 1 में आता है उसको सबसे बड़ा फायदा मेरे पास
पास ये मिलता है कि मैं उसके बाद जितने बैचेस स्टार्ट करता हूं, बैच नंबर 2 हो, बैच नंबर 3 हो, बैच नंबर 4 हो, बैच नंबर 5 हो, बैच नंबर 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, ये तमाम के तमाम बच्चे मैं जितने भी ई कैट के बैचेस स्टार्ट करता हूं, नस्ट के बैचेस स्टार्ट करता हूं, उसके बाद बैच 1 के बाद, तो मेरा बैच नंबर 1 का बच्चा ऑलरेडी इन तमाम बैचेस में एनरोल्ड होता है। हो गई ना सिंपल, हो गई ना चौंकाने वाली चीज। अब आप सोच रहे होगे सर मैं एक बेकार कोचिंग सेंटर गया था, उसने बड़ा बड़ा नोटिस भी लगाया हुआ था कि स्कॉलरशिप का टेस्ट दे रहा हूं, और स्कॉलरशिप के टेस्ट के नाम को 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा था मुझे। तो सर वो तो मुझसे कह रहे थे कि भाई अगर तुम्हारा बैच मिस हो गया तो अगले बैच के लिए दोबारा फीस देनी पड़ेगी। तो बेटा हमारे पास ये नहीं होता। अगर आप मेरे पास किसी भी ई कैट के बैच के अंदर आओगे ना, लेट सपोज अगर आप बैच नंबर 1 के अंदर एडमिशन लेते हो, तो भाई बैच नंबर 1 की सबसे खास बात क्या है कि जब मैं बैच 2 का कोर्स कवर करवाऊंगा, बैच नंबर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, उसके बाद जितने बैचेस में स्टार्ट करता हूं, मेरा बैच 1 का बच्चा ऑलरेडी उनके अंदर एनरोल्ड होता है, वो साथ साथ क्लासेस ले सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास आपकी इंग्लिश की प्रॉपर क्लासेस होंगी, मैथ्स की प्रॉपर क्लासेस होंगी, फिजिक्स की प्रॉपर होंगी, केमिस्ट्री की प्रॉपर होंगी, कंप्यूटर की प्रॉपर होंगी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग की प्रॉपर क्लासेस होंगी। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सो दैट्स हाउ वी विल बी कवरिंग ऑल दिस थिंग। तो वो तमाम बच्चे जो कोर्स कन्वर्जन के हवाले से परेशान चल रहे हैं, तो मैंने उनको आई गेस डिटेल के अंदर बता दिया कि हम कोर्स कब तक कन्वर्ट कर रहे होंगे, कब तक आपका कवर अप करवा रहे होंगे। सही है ना, ये चीज जहन में रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों का मेरे पास आता है कि सर वो बैच नंबर 2 को आप कब तक लेके चलेंगे, या बैच नंबर 2 आपका कब आएगा। तो भाई मैं आपसे एक लाजमी तौर पे एक रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा बैच 2 का वेट ना करें। बेटा आई एम नॉट अ टिपिकल कोचिंग सेंटर, जिस तरह नॉर्मली इलाकों के अंदर कोचिंग सेंटर खुले हुए होते हैं जो हर हफ्ते बैठ के अपना कोर्स निकालते रहते हैं, बेचते रहते हैं, पेलते रहते हैं। मैं ऐसी कोई फनकारी नहीं कर रहा होता। तो बेटा देखो, अक्सर बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन और आता है कि सर ये आपका बैच नंबर 2 कब स्टार्ट होगा, या फिर सर वो असल में मेरा कॉलेज चल रहा है ना, तो हमें शेड्यूल ही नहीं पता। तो मैं भी आगे चलकर खैर आपको शेड्यूल बताऊंगा, मगर अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है सर वो बैच 2 3 कब स्टार्ट होगा और मुझे एनईटी की तैयारी करनी है। बेटा रिमेंबर दिस थिंग, स्टार्टिंग से अगर तैयारी करना स्टार्ट करोगे, तो जितना पहले तैयारी करना स्टार्ट करोगे उसमें आपका फायदा है। देखो बेटा एक चीज जहन में रखिएगा, एक चीज जहन में रखिएगा कि भाई आपका जो इंटरमीडिएट है, आपका जो ए लेवल्स है, इसकी बेसिस के ऊपर आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा। आप इंटर के अंदर 88 परसेंटेज लेकर आ जाओ, बेटा किसी काम की नहीं है। अगर आप नस का टेस्ट फेल कर रहे हो, आप एनईटी का टेस्ट फेल कर रहे हो, लोग आपकी 88 परसेंटेज लाने के ऊपर शर्म दिलाएंगे कि भाई तू चीटिंग करके लाया है, तू पंजाब बोर्ड से, केपी के बोर्ड से अंदर सिंध में चीटिंग होती है तो तुम रैलिटी चीटिंग करके लेकर आए हो। आपकी 88 परसेंटेज किसी काम की नहीं है अगर आप यूनिवर्सिटी के टेस्ट को फेल कर रहे हो। आपका ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी किसी काम की नहीं है। वैसे तो मैथ्स का पेपर ए लेवल्स का भी लीक हो गया था लास्ट टाइम का, मुझे मालूम है। खैर 13 अगस्त कल के दिन आप लोगों की कुर्बानी का दिन है, कल सीआईएस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आई नो दिस थिंग। तो कहने का मकसद ये कि बेटा मैं आपसे सिंपल सी बात करूंगा कि भाई आपका इंटर, आपका ए लेवल्स उस वक्त तक काम का नहीं है जब तक कि आप लोग एप्टीट्यूड के साथ साथ तैयारी ना करें। तो एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि सर हम टाइम कैसे मैनेज करेंगे, हम किस तरीके से चीजों को मैनेज अप करेंगे। भाई मैं भी आपको कोर्स का शेड्यूल दिखाऊंगा, समझाऊंगा, मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बेटा आपके जो हफ्ता है ना, उस हफ्ते के अंदर आप 5 दिन, भाई 5 दिन अपने इंटर को, ए लेवल्स को आप दे रहे हो, मोर देन इनफ है भाई, मोर देन इनफ है। आपका सेकेंड ईयर, आपका A2 कवर होने में बहुत ज्यादा टाइम है। सही है ना। और सिर्फ 2 दिन, 2 दिन आपने सिर्फ अपने एप्टीट्यूड को देने हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है आपने। मैं भी आगे चल के आपको कोर्स का शेड्यूल और टाइमिंग्स वगैरह सब शेयर करूंगा जो हमारे फाइनलाइज कर चुके हैं। मगर ये चीज ध्यान में रखें भैया कि भाई हमारे पास जो इंटरमीडिएट और ए लेवल्स का बच्चा बैठा हुआ है, बेटा आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई हफ्ते के 5 दिन आप एक ऐसी चीज को दे रहे हो जिसमें आपको सिर्फ 60% चाहिए। भाई आप लोग अगर अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हो, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स अपने दे दिए, भाई फर्स्ट ईयर की जो परसेंटेज है उसकी बेसिस के ऊपर हर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी। हाँ अगर आप रिपीटर बन जाते हो, अगर आप अपना ईयर गैप लेते हो, उस सूरत में जब आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है तब कंप्लीट इंटर की बेसिस पर एडमिशन होता है। अदरवाइज अगर आपने इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम देने हैं, आप अभी सेकंड ईयर के अंदर आए हो, तो रिमेंबर दिस थिंग, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के ऊपर आपको हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही होगी। सेकंड ईयर की परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 60 होनी चाहिए, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज के लिए तो 55 की रिक्वायरमेंट होती है, फास्ट के लिए तो 50 की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज कोई भी फर्क क्रिएट नहीं करेगी। आप हफ्ते में 5 दिन अगर सेकंड ईयर को देते हो, हफ्ते में 5 दिन अगर अपने A2 को देते हो, बेटा A2 के अंदर आपकी इक्विवेलेंसी 60 टू 65 होनी चाहिए। 80 या 60 रख लो, 65 रख लो, मोर देन इनफ है। भाई हफ्ते में 5 दिन इतना तो पढ़ ही सकते हो ना यार। ए लेवल्स में करना ही क्या, टॉपिकल पास पेपर्स कवर अप करने, क्या मुश्किल बात है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा। सही है ना। तो कहने का मकसद ये कि भाई बाकी के 2 दिन आपने तरीके से एप्टीट्यूड को देने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप स्टार्टिंग में अगर आप 2 दिन दोगे ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो बिलीव मी नेट इंपैक्ट इसका बहुत ज्यादा होगा। मैं अक्सर बच्चों को एक चीज सिखाता हूं कि यार
देखो, एक बच्चा है, लेट सपोज ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट ए जो है ना, ये जो है ना, लेट सपोज मई के अंदर इसको होश आता है, और मई के अंदर फॉर एग्जांपल एनईटी का एग्जाम है। लेट सपोज नस का जो एग्जाम है वो मेरे पास आ रहा है। नस का जो एग्जाम होता है, मैं अगेन टारगेट कर रहा हूं नस का नेट नंबर 4। नेट नंबर 4 क्यों टारगेट कर रहा हूं? क्योंकि अक्सर बेकार बच्चा जो होता है नेट 4 सिर्फ देता है, तो आपने बेकार नहीं बढ़ना, आपने चारों के चारों नेट्स को देना है। तो लेट सपोज नस का जो नेट नंबर 4 आता है, ये आता है तकरीबन जून के अंदर। अब लेट सपोज एक स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए जो है ना, वो फॉर एग्जाम्पल अगस्त से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, और मेरे पास एक स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट बी जो है ना, लेट सपोज इसको फरवरी के अंदर होश आता है, फरवरी से पढ़ना स्टार्ट करता है। अब देखो, स्टूडेंट ए अगर अगस्त से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दे रहा है, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, तो उसका कोर्स ज्यादा कवर होगा एज कंपेयर टू जो स्टूडेंट बी है। वो फरवरी में अगर उसे होश आता है, अब फरवरी में अगर वो 5 दिन भी क्लासेस लेगा ना, उसका कोर्स बेटा कम कवर होगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, स्टार्टिंग के अंदर अगर आप स्लो चल रहे हो कोई मसले की बात नहीं है, बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रॉपरली क्लासेस को अटेम्प्ट करने की, प्रॉपर प्रैक्टिस करने की एंड सो ऑन। सिर्फ 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन दे दो, खुदारा 2 दिन दे दो, ये बहुत कम मांग रहा हूं तुमसे, बहुत कम मांग रहा हूं। बेटा मई के अंदर एनईटी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, मेरान का मई के अंदर एग्जाम होगा, और नस का नेट 4 जून में होता है। मगर रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप नस को टारगेट कर रहे हो तो नस के आपने चारों राउंड्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल नस का नेट 1, नस का नेट 2, नस का नेट 3, नस का नेट 4। नस के साल में 4 दफा एग्जाम्स होते हैं, मगर एडमिशन एक ही दफा होता है, और हाईएस्ट मेरिट जिस नेट के अंदर होता है वो एक्सेप्ट होता है। सही है ना? ये बातें मैंने बहुत दफा आपको बताई हैं। नस का नेट 1 होता है दिसंबर में, नेट 2 होता है फरवरी में, नेट 3 होता है आपके पास तकरीबन मई के अंदर, नेट 4 होता है आपके पास जून जुलाई के अंदर। जो नेट 2 और नेट 4 है, ये पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी होता है। जो नेट 1 और नेट 3 है, सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। जो बच्चा वाकई में नस का शौक रखता है, जिस बच्चे को वाकई में शौक है पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाने का, तो वो नस के चारों राउंड्स को देता है। वो सिर्फ नेट 2 नेट 4 नहीं देता, वो सिर्फ कराची वाले राउंड को नहीं देता। जिस बच्चे को वाकई शौक होता है नस में जाने का, वो अपनी खर्चे के ऊपर इस्लामाबाद भी जाता है, अपने खर्चे पे वहां पे एक रात स्टे भी करता है, और अगले दिन नस का एग्जाम देता है, वापस आता है। क्या फायदा होता है ज्यादा एग्जाम देने का? अक्सर बच्चे मेरे पास एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर वो एनईटी का राउंड 2 हमारे पास जून के अंदर, जून के एंड में होगा, तो सर जरा ये बताइए कि अगर मैं सिर्फ एक राउंड दे दूं, अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर अगर एनईटी का मैं जून वाला राउंड दूं तो फायदा क्या होगा, क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा? मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं बेटा, आप 60+ का स्कोर भी नहीं कर सकते। अक्सर बच्चों का ख्वाब होता है नस में जाने का, मगर वो क्या करते हैं, सिर्फ कराची में जो नस का नेट होता है ना, या जो उनके गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, सिर्फ वो जाके एक दफा देंगे और समझेंगे नस में एडमिशन हो जाएगा। बेटा नस के गेट से धक्के देके निकाले जाओगे, पहले बता रहा हूं कैसे। जरा बात को लॉजिकली समझो। बेटा अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज होती है ना, उनका सिर्फ एक ही टेस्ट देते हैं। भाई आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उसमें ज्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होती है। अक्सर बच्चों के बात समझ में नहीं आती। मैं क्यों कहता हूं बेटा, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, कोई बेकार कोचिंग सेंटर नहीं आपको बताएगा। मैंने आपसे स्टार्टिंग के अंदर क्यों कहा था कि भाई अगर आप एनईटी को टारगेट कर रहे हो तो एटलीस्ट एनटीएस का एग्जाम लाजमी दो, आईबीएससीएस का एग्जाम लाजमी तौर पे दो, या मेरान का एग्जाम या प्यास का टेस्ट लाजमी तौर पे दो। अगर आप एनईटी को सिर्फ टारगेट कर रहे हो, अगर आप नस को सिर्फ टारगेट कर रहे हो, स्टिल एनटीएस का, जीआईकेआई का, फास का एग्जाम लाजमी दो। ये बात मैंने क्यों करी थी स्टार्टिंग के अंदर ही, ताकि एक बैकअप ऑप्शन हो। सिर्फ बैकअप ऑप्शन इसका रीजन नहीं होता, इसका रीजन एक और होता है कि जब आप टेस्ट देते हो, और हमारी सबसे बड़ी खास बात क्या है, आपके हर वीक मल्टी हम टेस्ट ले रहे होंगे, आपके हर हफ्ते के बाद ग्रैंड टेस्ट ले रहे होंगे, मल्टीपल आपके प्रॉपर्ली एग्जाम्स होंगे पास पेपर बेस्ड। तो हमारे पास आने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, बच्चे को मल्टीपल टेस्ट होते हैं, उसकी कंफ्यूजन, उसका जो प्रेशर होता है टेस्ट देते हुए एप्टीट्यूड का, वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो क्या रीजन है, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि आपने चारों टेस्ट देने नस के, कि बेटा देखो अगर आप नस को टारगेट कर रहे हो, नस के अंदर हर साल 2.5 लाख बच्चा अप्लाई करता है। मैं एक रफ एस्टिमेट आपको दे रहा हूं, 2.5 लाख बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है हर साल, कितनी सीटें हैं टोटल? नस के पास 2,000 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 2,000 सीटें। एवरेज निकाल लेना मुझसे, एवरेज अगर पढ़ा है तो एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करो, निकाल के चेक कर लो कितने, क्या परसेंटेज बनती है एवरेज एडमिशन की। कहने का मकसद क्या है कि भाई ये बातें कोई नहीं बताएगा। नस के नेट 1 में लेट सपोज अगर तुमने 90 का स्कोर भी करा ना, तो भाई हम बच्चे को फिर गाइड करते हैं कि बेटा 90 का स्कोर करा, कोई मसले की बात नहीं है। या फॉर एग्जाम्पल मैं एनईटी की बात कर लेता हूँ साथ साथ, कि लेट सपोज एनईटी के 2 राउंड्स हैं, एक राउंड 1 है, एक राउंड 2 है। एनईटी के राउंड 1 में आपने 60 का स्कोर करा, कोई मसले की बात नहीं है। हम बच्चे से कहते हैं कि देखो बेटा आपने एक दफा एग्जाम दिया, इस एग्जाम से अब सीखो। इस एग्जाम में क्या सीखो कि भाई एक पेपर उठाओ, उस पेपर के अंदर अपनी गलतियों को लिखो, अपनी परेशानियों को लिखो, कौन से टॉपिक्स में मसला हुआ था, उन टॉपिक्स की पहले प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको, उन टॉपिक्स के ऊपर आपने फोकस करना है, उन टॉपिक्स के ऊपर आपने टाइम देना है। तो भाई उससे होता क्या, जब आप नस का नेट 2 अब देने जाओगे या एनईटी का राउंड 2 देने जाओगे, आप लाजमी तौर पर अपने नंबर्स को इंक्रीज करोगे। आपका लेट सपोज अब की बारी में नेट 2 में स्कोर आता है 120 का,
वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है। वी ऑलवेज फ्रेज दिस थिंग। हम हमेशा अपने बच्चे की बड़ी मदद करते हैं इसके अंदर कि बेटा देखो, पहले राउंड के अंदर 90 आया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दूसरे राउंड में क्या आ गया, 120 आ गया। अब तुमने करना क्या है, नेक्स्ट राउंड के अंदर आपने मजीद मेहनत करनी है। जिन क्वेश्चंस के अंदर देखो, जिस बच्चे ने टेस्ट दिया उसको पता है 200 में से अगर 120 का स्कोर आया है तो उसको पता है कि भाई कहां पे उसने 80 मार्क्स गंवाए हैं, उसका हम रिजल्ट कार्ड देके वैल्यूएट करते हैं, उसके बाद उससे कहते हैं भाई इस टॉपिक के ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करो। अब जब तुम नेट 3 दोगे ना, लाजमी सी बात है अपनी गलतियों से सीखोगे, तो भाई तुम्हारा स्कोर 133 भी हो सकता है, 134 भी हो सकता है, या फिर डायरेक्टली 146 भी हो सकता है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए कि जिन्होंने नेट 2 के अंदर या नेट 1 के अंदर उनका स्कोर था 130 का, और नेट 2 या नेट 3 के अंदर नेक्स्ट राउंड के अंदर उनका स्कोर आ गया 150 156 का, ऐसा स्कोर भी आया। तो भाई ये जो इंक्रीमेंट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस इंक्रीमेंट को लाजमी आपने करना है। तो ये कब होगा, जब आप एक से ज्यादा टेस्टों को दोगे। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, एक ही टेस्ट देते हैं। तो एक ही टेस्ट देने से बेटा आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर आप नस को टारगेट कर रहे हो, वी ऑलवेज रिकमेंड आवर किड्स कि अगर आप नस को टारगेट कर रहे हो तो लाजमी तौर के ऊपर आप नेट 1 भी दो, नेट 2 भी दो, नेट 3 भी दो, नेट 4 भी दो। नेट 1 सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, नेट 3 भी सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, नेट 2 पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी होता है, जिसमें कराची भी है, जिसमें कोयटा भी है, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान भी है, जिसके अंदर इस्लामाबाद भी है, सही है ना। वाइल एनईडी का एग्जाम कराची में होता है, प्यास का एग्जाम कराची और इस्लामाबाद दोनों जगहों पे होता है। 2 दफा कराची पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी होता है, एक दफा सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। आईबीए का एग्जाम अगेन कराची में भी होता है, और एक अपर वाली साइड पे भी होता है, लाहौर वाली साइड, गिलगित वाली साइड पे भी होता है। यूईटी का एग्जाम हो, जीआईकेआई का एग्जाम हो, तमाम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स कराची में भी होते हैं, दूसरे शहरों में भी होते हैं। तो ये चीज जहन में रखिएगा, एनटीएस का एग्जाम हर शहर में तकरीबन हो रहा होता है। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें जिनका आपको ख्याल रखना है। तो कहने का मकसद क्या है कि देखो, कहने का मकसद क्या है कि भाई मैं आपको क्या बता रहा था कि एक ऐसा बच्चा जो कि अगस्त से तैयारी अपनी करना स्टार्ट करता है, अगर वो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन भी पढ़ाई करेगा ना, सिर्फ 2 दिन भी, उसका कोर्स ज्यादा अच्छा कवर होगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट 2 दिन पढ़ाई कर रहा है, और उससे वो अपना पूरा कोर्स जल्दी कवर कर लेगा। एज कंपेयर टू एक बच्चा जो फरवरी के अंदर मार्च में तैयारी करना स्टार्ट करता है, उसको ना तो टाइम का होश है, उसको प्रेशर अलग है, उसको कॉन्फिडेंस उसके पास है नहीं, वो हफ्ते में 6 दिन भी अगर दे देगा तो भाई उस वक्त अब 6 दिन कैसे देगा। उसके बाद इंटर का प्रेशर भी होगा, ए लेवल्स का भी होगा कि भाई इंटर के एग्जाम्स भी देने हैं, इंटर भी देना है, ये भी करना है, इंटर को कब टाइम दूं, क्या करूं। तो भाई उसके बाद फिर टाइम नहीं बचता। इसलिए बच्चों को लाजमी तौर पे मैं कहता हूं स्टार्टिंग के बैचेस के अंदर आओ। स्टार्टिंग के बैचेस में आने का फायदा यही है कि भाई तुम्हारी मेजॉरिटी तैयारी हो रही होगी। भाई मुझे मसला नहीं है, मैं तो जुलाई में भी बैच स्टार्ट करता हूं, मैं तो जून में भी करता हूं, मैं तो मई में भी करता हूं, मैं तो मार्च में भी करता हूं, मैं तो अप्रैल में भी करता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम बच्चे के लिए होती है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कभी भी लास्ट के बैच में नहीं आएगा। पढ़ने वाला बच्चा हमेशा स्टार्टिंग से अपनी हिम्मत बांधेगा। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से, एक बड़ा मशहूर शेर है, मैं तो अपने बच्चों को हमेशा एक शेर सुनाता हूं, उठ बांध कमर क्या ढरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इसका बेसिक मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई तैयारी करना स्टार्ट करो। नेवर थिंक अबाउट द ऑड्स, आपने कभी ऑड्स को नहीं सोचना, आपने अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत करनी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। बेटा ये कोई भी आपको छोटी छोटी बातें नहीं बताएगा मेरे अलावा, सही है ना। कोई भी इतनी मेहनत नहीं करता इतनी मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा होता हूँ, इस तरीके से कि देखो छोटी छोटी बातें जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है। आप लाजमी तौर के ऊपर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दो। सिमिलरली देखो, जो बच्चे रिपीटर्स होते हैं उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। भाई जो बच्चे रिपीटर्स होते हैं तो उनके लिए तो हमारी सबसे स्पेशल चीज अवेलेबल होती है। जितने भी रिपीटर्स बच्चे होते हैं ना, अगर वो जब बैच नंबर 1 में आते हैं तो भाई आपके पास तो मेजॉरिटी टाइम है। आपकी अगर हफ्ते के अंदर 2 दिन हम लोग प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं, हफ्ते में अगर 2 दिन आपकी लाइव क्लासेस हो रही हैं, तो बाकी जो हफ्ते के 5 दिन है आपके पास एक गोल्डन टाइम अवेलेबल होता है। इस गोल्डन टाइम के अंदर आपको हम कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप खुद से कोई आगे का चैप्टर कवर कर सकते हो, साथ साथ उसके टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके टेस्टों को ले सकते हो, और आपको प्रॉपर्ली टेस्टों के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। तो ये सबसे खास चीज है भाई, जो रिपीटर स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, कि भाई ना सिर्फ आपके लिए हमारे पास प्रॉपर टेस्ट अवेलेबल होते हैं, बल्कि साथ साथ उन टेस्टों के सॉल्यूशन भी अवेलेबल होते हैं। तो जितने बच्चे रिपीटर हैं, चाहे वो एमडी कैट के हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हैं, तो आपके लिए सबसे और इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अच्छा, मेरे पास एक क्वेरी जो अक्सर बच्चे पूछ रहे थे शेड्यूल के हवाले से, अगेन मैं आगे चल के भी डिफाइन कर रहा हूँ, मगर रिमेंबर दिस थिंग कि बेटा जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, भाई हफ्ते में 5 दिन जो आप अपने इंटर को दे रहे हो ना, ए लेवल्स को दे रहे हो, ये मोर देन इनफ है भाई। अपने माँ बाप को समझाओ कि भाई मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, मुझे इंटर की परसेंटेज के ऊपर कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, मुझे ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी पे कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। तो भाई आप जो हफ्ते में 5 दिन दे रहे हो, उनको दयानतदारी के साथ, उनको अपने साथ ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई पे फोकस करो, और उसके अंदर आप लाजमी तौर के ऊपर मेहनत करो। अच्छा बेटा, अब देखो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि बेटा हमारे पास वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम के तमाम बच्चे, जो कि भाई आप अगर अपने इंटर या ए लेवल्स को हफ्ते में 5 दिन दे रहे हो, तो भाई 5 दिन देने का मतलब है कि उसको ध्यानदारी से पढ़ो।
By the way, if I tell you one thing, I was also an intermediate topper at my time. I am from the DJ Science College. I was from the DJ Science College, so yeah, I am a DJrian. I'm a proud DJrian. The one who always respect the Deran Jetmal Saab, who founded the DJ college back in 1886, I believe. Deran Jetmal established DJ Science College, so I was a topper of my time. So कहने का मकसद ये कि भाई मैं समझ सकता हूँ कि इंटर का बच्चा कैसा होता है, मैं समझ सकता हूँ ए लेवल्स का बच्चा कैसा होता है, क्योंकि बेटा मैंने ए लेवल्स के बच्चों को भी बेतहाशा पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेजोरिटी मेरे बच्चे ए लेवल्स के होते हैं, मेजोरिटी मेरे बच्चे इंटरमीडिएट के होते हैं। तो भाई हफ्ते में अगर आप 5 दिन इंटर या ए लेवल्स को दे रहे हो, ये मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ है। आपके आपके जो आप जिस स्टेज के ऊपर हो, ये प्रोफेशनल लाइफ में जाने वाली स्टेज है। भाई आप हफ्ते में 5 दिन जो दे रहे हो ना, इसमें ध्यानदारी से दो। भाई इसमें ना तो आपके पास कोई स्नैपचैट जैसी बीमारी होनी चाहिए, सही है ना, जिसमें आप कुत्ते बिल्लियों के फिल्टर लगा रहे होते हो, ना तो ये चीज आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। ना आपके पास कोई इंस्टा इंस्टा का मोमेंट्स होने चाहिए कि इंस्टा के रील्स वाले मोमेंट आपके पास हो। ना आपके पास कोई मूवी नाइट्स होनी चाहिए। ना आपके पास कोई फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड्स की मजे होने चाहिए। खुदारा एक चीज जहन में रखो, ये जो 1 साल है, ये 1 साल आपकी जिंदगी का सबसे कीमती साल है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि बेटा ये जो 1 साल है ना, आप जब अभी अपने वंस यू आर इन योर A2, वंस यू आर इन योर सेकेंड ईयर, तो ये 1 साल बड़ा कीमती है, इस बात को समझ लो। देखो अगर तुम अभी मेहनत कर लोगे ना, बाखुदा मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम्हें बाकी बच्चों की तरह रोना नहीं पड़ेगा। यार मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं, ऐसे बदकिस्मत बच्चे भी होते हैं, जो कि किसी कोचिंग के अंदर 60,000 रुपए दे चुके होते हैं और अगस्त से बैठ के पढ़ रहे होते हैं, मगर उनका भी एडमिशन नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। देखो एक चीज बड़ी मैटर करती है दुनिया में, होती है कंसिस्टेंसी। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो भाई याद रखिएगा, ये स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, मूवी नाइट्स, फुटबॉल सीरीज, ये आपके पास नेटफ्लिक्स, ये आपके पास Amazon प्राइम एंड सो ऑन। देखो मैं एक बड़े नए दौर का टीचर हूं, आई ओपनली से दिस पर्टिकुलर थिंग। आई एम अ वेरी यंग टीचर, आई ओपनली से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ क्वालिफाइड इंजीनियर एज वेल। सो मैं हमेशा बच्चों को बड़े करीब से जानता हूं, बड़े करीब से पहचानता हूं। उनकी गाइडेंस के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखो ये जो तुम्हारा टाइम है ना, इस टाइम में प्यार मोहब्बत सारी चीजें बेकार होती हैं। इस टाइम में सिर्फ तुमने पढ़ाई करनी है। देखो बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं सर क्या पढ़ पढ़ के पागल हो जाएं, क्या हर वक्त बैठ के पढ़ाई करते रहें। तो बेटा बिल्कुल हर वक्त बैठ के पढ़ाई करो। तुम्हें अपने 24 घंटे बैठ के पढ़ना है, तुम्हें उस वक्त तक पढ़ना है। मेरे पास अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, ये जब मैंने रमीज कामरान से पॉडकास्ट करी थी, ही वाज द टॉपर ऑफ हिज टाइम फ्रॉम द एनआईटी यूनिवर्सिटी। और नस का जो टॉपर था रहमान अब्दुल, जो अब्दुल हन्नान बच्चा है, काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है इनसे पॉडकास्ट करने की, शायद देखो इससे भी मैं एक सेशन करूंगा। तो भाई कहने का मकसद क्या, अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ये होता है कि सर कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है, कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है। ये इंतहाई बेकार क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कितने घंटे बैठ के पढ़ें। देखो एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज एज अ स्टूडेंट ना, तो मैंने भी इंटरमीडिएट में टॉप किया था अपने जमाने के अंदर, एंड आई वाज अ A1 ग्रेड स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई मैं इन तमाम बातों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्क्राइब करूंगा कि देखो ये इंतहाई बेकार क्वेश्चन होता है। आप जब इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप जब ए लेवल्स के A2 के अंदर हो, बेटा कोई जिम नहीं है, कोई फुटबॉल नहीं है, कोई क्रिकेट नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपने सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। हफ्ते के जो आपके 5 दिन है उसमें ऐसे पढ़ो कि भाई आपको बाकी के 2 दिन की कमी ना हो। आपके हफ्ते के जो 7 दिन है उसको अपने 5 दिन पे जब शिफ्ट करो, तो आपने उसमें बड़ी मेहनत करनी है। फॉर एग्जाम्पल इंटर की अगर मैं बात करूं, तो भाई आपने इंटर में आप जिस भी कोचिंग जाते हो, कोई भी कोचिंग चले जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी कोचिंग के अंदर जा रहे हो, उस कोचिंग के अंदर जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं उनको लाजमी तौर पे दो। जो भी आपके वीकली टेस्ट हैं, जो भी आपके पास पेपर्स हैं, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, वो तमाम बच्चे जो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के हैं, ऑलवेज से वन थिंग कि बेटा जितने भी आपके 20 ईयर्स हैं, जो आपके पुराने साल के पेपर्स हैं, स्पेसिफिकली जितने भी कॉलेजेस के पास पेपर्स हैं, खुदारा कॉलेजेस के पेपर्स को लाजमी सॉल्व करो। क्योंकि सबसे ज्यादा इंटर के अंदर जो क्वेश्चंस लगते हैं वो कॉलेजेस के पेपर से लगते हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। वो बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड के हैं, तो भाई ए लेवल्स का तो ज्यादा आसान होता है पैटर्न एस करना। ए लेवल्स वाले बच्चों के लिए क्या मुश्किल बात है यार, क्या मुश्किल चीज है। टॉपिकल पास पेपर आपको कवर अप करने, आपने अपना कोर्स को कवर अप कर लिया, साथ साथ आपने अपने वीकली सेशंस, वीकली टेस्टों को दे दिया। उसके बाद जो चीज मैटर करती है बेटा, वो आपके टॉपिकल पेपर्स होते हैं। टॉपिकल पेपर्स को खुदारा कवर अप कर लो, आप मोर देन इनफ है। तो ये 5 दिन जो है ना, ये आपने सिंसेरिटी से पढ़ना है। इन 5 दिन में ना तो कोई दोस्त है, ना कोई जिंदगी के अंदर कोई मोहब्बत है, ना कोई सीरीज है, ना कोई स्नैपचैट के अंदर बिल्लियों वाले और डॉगी वाले फिल्टर्स हैं, ना कोई फुटबॉल फुटबॉल क्रिकेट क्रिकेट है। इन 5 दिनों में बैठ के पढ़ना है, और बाकी के 2 दिन अब हम पे छोड़ दो। उन 2 दिन की तैयारी प्रॉपर करवाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, उसको हम लेके चलेंगे। बस आपने मुझे एक चीज की गारंटी ये देनी है कि आप अपने घर पे बैठ के साथ साथ बैठ के पढ़ोगे। और टेस्टों के अंदर भाई हमारी तरफ से मैं भी टेस्टों वाली चीज के ऊपर अलग से आऊंगा। मगर रिमेंबर दिस थिंग,
टेस्ट हमारे आपने लाजमी साथ साथ देने हैं, हम उसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं, प्रॉपर्ली उसका रिजल्ट भी अनाउंस करते हैं, प्रॉपर्ली उसके ऊपर ग्रुप्स के ऊपर रिजल्ट भी डाला जाता है कि भाई किस बच्चे ने टॉप पोजीशन ली, किसी सेकंड ली, किसी थर्ड ली, एंड सो ऑन। कहने का मकसद क्या है कि भाई आपने इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है कि हफ्ते के 5 दिन जो भी आपकी कोचिंग के अंदर पढ़ाई हो रही है इंटर की, उस साथ साथ कवर अप करो, जो भी कोचिंग के टेस्ट होते हैं उनको साथ साथ दो। भाई एटलीस्ट 60% आप इतना सा काम करके ला सकते हो, 60 ज्यादा ही ला सकते हो वैसे, बाय द वे आप 80+ लेकर आओगे अगर आप इस बात को भी फॉलो करते हो। मगर मैं आपको एक आपको हत्तुल इम्कान एक गाइडेंस दे रहा हूं कि भाई 60% सिर्फ चाहिए आपके इंटर के अंदर, सिर्फ 60% चाहिए। आपका जो एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर होगा, और बाकी चीज आपका एप्टीट्यूड पूरा कर रहा होगा। तो इस चीज को खुदा अपने जहन में रखिएगा, अक्सर बच्चे समझते नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में गाइड कर दिया। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर मैं तमाम चीजों को जैसे मैंने आपको बताया कि देखो हमारा जो बैच नंबर 1 होता है, कोर्स आपको जो क्लासेस का शेड्यूल है उसके ऊपर मैं सबसे एंड पे जाऊंगा, रिमेंबर दिस थिंग। एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर बैच नंबर 1 के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पर्क्स क्या मिलते हैं, एक्स्ट्रा फायदा क्या मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीपल टाइम रिवीजन होते हैं, मल्टीपल टाइम ग्रैंड टेस्ट होते हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज के पेपर्स कवर अप हो रहे होते हैं, रेलिवेंट पास पेपर्स कवर अप करवाए जाते हैं, मैराथन्स होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। मैराथन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मैं लेकर आया था, मुझे देख के अब कोचिंग वाले छाप रहे होते हैं भाई, नस की मैराथन, फास्ट की मैराथन, एनईडी की मैराथन एंड सो ऑन, दाऊद की मैराथन, कईयू की मैराथन एंड सो ऑन। तो पॉइंट इज दैट कि भाई मैराथन में कवर करवा रहा होता हूं। पहला बैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि भाई इस बैच के बच्चों का सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा बच्चे सक्सेस रेशियो इस बैच से रख रहे होते हैं, मैं ओपनली कहता हूं इस बात को। थाउजेंड टाइम्स रिवीजन हो रहा होता है, तमाम सब्जेक्ट्स की आपकी क्लासेस होंगी। अच्छा, फैकल्टी वगैरह पे मैं बाद में आता हूं, पास पेपर्स, इन तमाम बातों को मैं ऑलरेडी अब से डिफाइन कर चुका हूं। तो अब मैं डायरेक्टली चलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि देखो हमारे बैजेस के अंदर क्या क्या पर्क्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। इधर आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, इधर आप मेडिकल की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, इधर आप बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हो। मेरे पास अक्सर एक बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं बीबीए का टेस्ट देना चाहूँ साथ साथ इंजीनियरिंग के टेस्ट के, तो क्या आप वो भी इसी फीस में कवर करवाएंगे? तो बिल्कुल बेटा। देखो बीबीए के अंदर जो मैथ्स होती है ना, वो बेसिक मैथ्स होती है, उसके लिए हमारे पास टीचर्स अवेलेबल होते हैं, अलग से हम कवर अप करवा रहे होते हैं। मगर मैं आपको बीबीए की मैथ्स के अलग से रिकॉर्डेड सेशन पे अपने प्रोवाइड कर दूंगा। मगर आपकी जो इंग्लिश की क्लासेस होंगी, आईबीए की इंग्लिश की फैकल्टी मेरी टोटली डिफरेंट है एंड टॉप नॉच फैकल्टी है। दैट कि भाई मेरे बच्चों की इस दफा पहली पोजीशन सिमरन लालवानी की और मेरे पास हाजिक की आई थी, उसी की रीजन था अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियसली मैथ्स का भी बड़ा किरदार था, बट इंग्लिश का भी बड़ा किरदार होता है। तो भाई इसी कोर्स के अंदर आपकी तमाम चीजें कवर अप हो रही होंगी। आप अगर सेट की तैयारी करो तो जो इंग्लिश में आपको पढ़वा रहा हूँ वहां पे मिसेस जोहा जैन से, इट्स मोर देन इनफ, सही है ना। आप नस की तैयारी करो, फास्ट की तैयारी करो, मेरे पास इंग्लिश के और टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं, सर उमेर भी होते हैं, इसके अलावा सर उमेर सिद्दीकी भी होते हैं, इसके अलावा मेरे पास जोहा जैन भी होती हैं। तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई इन तमाम चीजों को जैसे मैंने आपको ऊपर डिफाइन करवाया कि बेटा प्रॉपर लाइव क्लासेस होती हैं हमारी, जो भी लाइव क्लासेस होती हैं ये जूम के ऊपर होती हैं, जूम एप्लीकेशन एक होती है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल जूम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जब आप कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम आपको सिंपल तरीके से आपकी आईडी को अपने जूम एप्लीकेशन पर रजिस्टर करवा लेते हैं, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करते हैं, आपके साथ आपके आपके पास एक पोर्टल हमारे पास फॉर्म हो जाता है। उस पोर्टल के ऊपर आपको कंप्लीट कोर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, प्लस जो भी हम आपकी लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको उस पोर्टल के ऊपर मिलेगी, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग्स भी आपको उस पोर्टल पे मिलेंगी, कंप्लीट पास पेपर्स की रिकॉर्डिंग्स भी आपको उस पोर्टल पे मिलेंगी, कंप्लीट के कंप्लीट आपको तमाम के तमाम तमाम सब्जेक्ट्स का मटेरियल भी उसी पोर्टल के ऊपर मिल रहा होगा। सबसे खास बात हमारी ये होती है, उस पोर्टल को खाली वही बच्चा एक्सेस कर सकता है जो हमारे पास रजिस्टर होता है। वीकली टेस्ट होते हैं हमारे पास, सिंपल तरीके से बात है भाई, वीकली टेस्ट होते हैं हमारे पास, ग्रैंड टेस्ट हमारे होते हैं बेतहाशा, पास पेपर बेस्ड, टॉपिकल पेपर्स, हर हर टीचर जो हमारा होता है, जो भी टीचर आपको अपना कोर्स कवर करवाता है, वो कोर्स कवर करवाने के बाद टॉपिकल पेपर्स के क्वेश्चंस आपको शेयर करेगा। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू गाइस, अगर मेरे पास एक टीचर है फिजिक्स का, फॉर एग्जांपल सर बिलाल जिया पढ़ा रहे हैं, सर काशिफ अनीस पढ़ा रहे हैं, या सर तला पढ़ा रहे हैं, या अल्हम्दुलिल्लाह बेताशा टीचर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कोई भी टीचर जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो टीचर उसने आपको पढ़ाया काइनेमेटिक्स का कॉन्टेंट, क्या पढ़ाया? काइनेमेटिक्स। तो भाई काइनेमेटिक्स से किस तरह के क्वेश्चन नस के अंदर आए थे, किस तरह के क्वेश्चन यूईटी के अंदर आए थे, किस तरह के क्वेश्चन जीआईकेआई में आए थे, किस तरह के क्वेश्चन फास्ट में आए थे, फास्ट में ऑब्वियसली फिजिक्स नहीं होती, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो जो भी आपके पास काइनेमेटिक्स के टॉपिक के पास पेपर बेस्ड शीट होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। उस पास पेपर शीट का सॉल्यूशन भी फिर आपको टीचर बना के देगा कि भाई किस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन था, क्या था। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, भाई मैथ्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ही होता है, मेरे पास यार हर सब्जेक्ट के मेरे पास टीचर है। कभी कभी मैं सोचता हूं मैं कितना काम कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर सब्जेक्ट के टीचर है, बट मैं मैथ्स के टीचर नहीं रख पाता क्योंकि बच्चा शायद मेरे पास मेरे नाम के ऊपर ही आ रहा होता है, तो मैं मैथ्स का टीचर नहीं रख पाता, मैं खुद ही सारी चीज पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैथ्स की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर एक टॉपिक है मेरे पास सीक्वेंस एंड सीरीज।
मैथ्स में एक टॉपिक है मेरे पास, कौन सा, सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो अब सीक्वेंस सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मैं साथ साथ आपको टॉपिकल पास्ट पेपर से क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ। जो भी मेरे पास सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट होगा, साथ साथ में उसको सीक्वेंस सीरीज किस तरीके से नस में आता है, किस तरीके से फास्ट में पूछा गया था, किस तरीके से एनईटी के अंदर, किस तरीके से मेरान के अंदर, किस तरीके से यूईटी के अंदर, किस तरीके से कॉमसेट्स के अंदर, आईबीए के अंदर, एनटीएस के अंदर, तो मैं साथ साथ वो चीज आपको कवर अप करवाऊंगा। आपको प्रॉपर्ली नोट्स और मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। हम आपको रिकॉर्डेड सेशंस पूरे पूरे देंगे कि जो भी लाइव क्लास अगर आपने नहीं ली, ऑल्दो मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं कि देखो मेरे पास अगर पढ़ने के लिए आ रहे हो तो लाइव क्लास अटेम्प्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। अब देखो मेरा काम यार, मेरा काम आपको बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करना है, मेरा काम अपनी तरफ से बेहतरीन मेहनत करके आपको पढ़ाना है। मगर कुछ जिम्मेदारियां बच्चे की होती हैं, उसमें से एक जिम्मेदारी कि आपने लाइव क्लासेस को अटेम्प्ट करना है, साथ साथ आपने रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दी जाएगी। जो भी लाइव क्लास अगर आपकी किसी वजह से मिस हो जाती है, उसकी हम रिकॉर्डेड क्लास भी आपको प्रोवाइड करेंगे, रिमेंबर दिस थिंग। ये तमाम की तमाम चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि सर फैकल्टी क्या होती है। मैं हमेशा अपने बच्चों से एक बात कहता हूं कि बेटा, वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर एन एप्टीट्यूड, हमेशा याद रखो आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यह कि आप कभी भी किसी भी एप्टीट्यूड, किसी भी कोचिंग में अगर आप जा रहे हो ना, खुदारा उस कोचिंग के नाम को देख के मत जाओ भाई। उस कोचिंग के नाम में तुम्हें क्या पता क्या चीज मौजूद है। कोचिंग का नाम तो इंतहाई बेकार होता है। कोई भी आप किसी भी बेकार कोचिंग सेंटर में जाते हो, उसकी 7,500 रुपए फीस है। याद रखिएगा, वो जो टीचर्स आपको देंगे ना भाई, कोचिंग का मालिक आके नहीं पढ़ाएगा। मेरे कोचिंग की चीज ये है कि भाई मैं खुद बैठ के एक चीज पढ़ाता हूँ, मैं खुद वहां पे अवेलेबल हूं, मैं खुद वहां पे एक एक चीज आपको पढ़ा रहा हूं, मैं खुद आपको 10 दफा कोर्स रिवाइज करवा रहा हूं। आप किसी भी कोचिंग के अंदर जब जाते हो तो कोई कोचिंग का ओनर बैठ के नहीं पढ़ा रहा होगा। वो तो एक गली मोहल्ले के बच्चों को, कोई यूनिवर्सिटी के बच्चों को बैठ के लगा देते हैं कि आप क्लासेस को कंडक्ट करवा लीजिएगा। ऐसा नहीं होता। आप हमेशा किसी भी कोचिंग में जब पढ़ने के लिए जा रहे हो, खुदारा उनकी फैकल्टी को चेक करो कि कौन सा टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसकी नॉलेज क्या है। भाई उसने जिंदगी के अंदर क्या नॉलेज की हुई है, सिर्फ मास्टर्स करने के बाद वो पढ़ाने बैठ गया है, या उसका कॉर्पोरेट साइट के ऊपर भी कोई नॉलेज है, उसने कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर भी कुछ काम किया हुआ है, उसने वाकई के अंदर कोई अपनी पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ काम किया था, उसने वाकई के अंदर अपने सब्जेक्ट के अंदर वो मास्टर्स भी है नहीं है, क्या उस सब्जेक्ट के अंदर जिसको वो पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज वो रखता है, क्या वो इंजीनियरिंग के बारे में अगर पढ़ा रहा है, क्या वो अगर बीबीए के बारे में पढ़ा रहा है, उसको खुद उसके बारे में कोई रेफरेंस है नहीं है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं भाई। एप्टीट्यूड के अंदर और इंटर और ए लेवल में बहुत डिफरेंस होता है। क्या आपको ये बात मालूम है कि 99.9% 99.9% जो इंटर का और ए लेवल्स का टीचर होता है वो एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा सकता। उसे पता ही नहीं होता एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या काम होता है। भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट शॉर्टकट्स, कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स है। अब 99.99% टीचर कैलकुलेटर के साथ पढ़ा रहा होता है इंटर के अंदर, ए लेवल्स के अंदर। तो अक्सर बच्चे, अक्सर टीचर भी इसलिए नहीं पढ़ा सकते। तो आप कभी भी कहीं पे भी जाएं, खुदारा फैकल्टी चेक हमेशा करें। जब तक आप फैकल्टी चेक नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन सा कोचिंग आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि वो कोचिंग जो आपसे 60,000 रुपए ले रहे हैं ईकेट के, वो कोचिंग जो आपसे सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन के 35-35 हजार रुपए ले रहे हैं, उनसे ज्यादा क्वालिफाइड फैकल्टी मेरे पास है। हालांकि मैं इस फैकल्टी को 2.5-2.5 लाख रुपए पे कर रहा हूं, हालांकि मैं इस फैकल्टी को बड़ी हैवी अमाउंट्स पे कर रहा हूं, मगर अगर जब आप इन 60,000 रुपए वाले कोचिंग्स के अंदर जाते हो ना, आपको वहां पे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो मैं फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जिस तरह की क्वालिफिकेशन अगर मेरे टीचर्स के पास अवेलेबल है, आप पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के कोई भी कोचिंग को उठा के ले आइएगा, अगर उनके पास ये फैकल्टी आपको इस तरह की क्वालिफिकेशन के साथ मिल जाए, इस तरह की फैसिलिटी के साथ मिल जाए, तो बिलीव मी, मैं आपको जो है ना फ्री के अंदर अपने पास बैच में एनरोल करवा लूंगा। तो भाई मेरी फैकल्टी की खास बात क्या होती है, सबसे पहले तो भाई मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन। माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद हाशिम जिया। I am a supply chain engineer. I am a IB dropout as well. I dropped from the IB because मुझे IB के अंदर BBO का डिपार्टमेंट ऑफर हो रहा था, इसके लिए यहाँ मुझे सोशल साइंसेस मिल रहा था, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी। तो मैंने फिर उसको बैक ऑफ किया था और मैंने फिर एनईडी के अंदर एडमिशन लेके अपना वहाँ से मैकेनिकल साइड कवर अप की थी। देन आई वर्कड इन GSK, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। पैराडॉल जो बनाती है कंपनी, तो मैंने उसके साथ वर्किंग करता रहा GSK ग्लोबल के अंदर। उसके बाद अब मैं फुल टाइम अपने कैरियर के ऊपर, अपने कैरियर को यूट्यूब के थ्रू कवर अप करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ पाकिस्तान में अपने एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ जो कि मेरा यूट्यूब इंस्टीट्यूट है, और मेरा ऑनलाइन बैचेस होती हैं। तो मुझसे अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि सर आप कहाँ पढ़ाते हैं, आप कहाँ अवेलेबल होते हैं। तो भाई अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, तो मेरा घर मेरा चैनल है। आप कभी भी मेरी आवाज़ सुन सकते हो, मेरी सुरीली सी आवाज़ या मेरी बेकार आवाज़ आपके कानों में गूंज सकती है मेरे घर के जरिए। और मेरा घर मेरा यूट्यूब है, मेरा घर मेरे ऑनलाइन बैचेस हैं। तो मैं सिर्फ अपने ब्रांड के लिए वर्किंग करता हूँ। मेरा ब्रांड मेरा यूट्यूब है, मेरा ब्रांड मेरे ऑनलाइन बैचेस हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें प्रूफ करके दिखाया है कि भाई ऑनलाइन की पढ़ाई फिजिकल से ज़्यादा अच्छी होती है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप मेरे रिजल्ट्स को कंपेयर करवा लो पाकिस्तान के किसी भी बेकार तरीन महंगे तरीन कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन के साथ, कंपेयर करवा के चेक कर लो। जितने ज्यादा A1 ग्रेड्स होंगे, जितने ज्यादा पोजीशंस होंगी, जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज को टारगेट अप करवाया हुआ होगा, वो मेरे साथ ज्यादा किसी ने नहीं करवा सकता। हालांकि वो 50,000 रुपए ले रहे होंगे, वो 35,000 रुपए ले रहे होंगे, 40,000 रुपए ले रहे होंगे, मगर इंतहाई लानत का मुकाम है। इतनी फीस लेने के बाद भी बच्चों के साथ धोखा करते हैं, इतनी फीस लेने के बाद भी बच्चों के साथ नाइंसाफी करते हैं। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको तमाम चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ।
फिजिक्स के अंदर मेरे पास होते हैं सर बिलाल जिया, जो कि मेरे बड़े भाई हैं। इन्होंने काफी सारी फिजिक्स की किताबें लिखी हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए। एक जमाने में ये पढ़ा भी रहे होते थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, बट अब अगेन ये हमारे ब्रांड पर वर्किंग करते हैं। ही इज अ बैचलर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ही इज अ मास्टर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड अ वेरी रिनोन टीचर। ही हिज वर्क कैन बी सीन ऑन फिजिक्स का मंजन। आप इनके सिर्फ इनका यूट्यूब चैनल भी है फिजिक्स का मंजन, उस पर जा सकते हैं। मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने वर्ल्ड वाइड पढ़ा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेट के अंदर या पर्टिकुलरली आपको ग्लोबल जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी भी करवा रहे होते हैं। आपके पास एमडी कैट के एस्पिरेंट्स उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, ई कैट के एस्पिरेंट्स उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा मेरे पास सेकंड नंबर के ऊपर जो इंसान होता है उनका नाम है इंजीनियर साद बक्कार। ही इज ऑल्सो एन इंजीनियर बाय द वे। ही हैज डन द कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी एंड अगेन ही इज टीचिंग ई कैट एंड एमडी कैट साइड फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। बाय द वे ही हैज वर्क इन द ओरेकल। ये ओरेकल के इंजीनियर है भाई, मगर ये अब केमिस्ट्री अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं। शुरू से इनको केमिस्ट्री का इंटरेस्ट था, तो अक्सर लोगों को लगता है कि केमिस्ट्री वाला टीचर कंप्यूटर नहीं पढ़ा सकता। भाई कंप्यूटर हर बंदा पढ़ा सकता है। तो ये केमिस्ट्री के टीचर है, ऑल्दो इनकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग उन्होंने करी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उन्होंने करी हुई है, बट ही इज अ वेरी रिनोन टीचर फॉर दी केमिस्ट्री साइड। और ये ओरेकल के इंजीनियर है बाय द वे। और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज टीचिंग इन इंस्टीट्यूट फॉर वेरी लार्जर नंबर ऑफ पीरियड। इसके अलावा मेरे पास एक और भी केमिस्ट्री की फैकल्टी होती है, उसमें सर नमीर होते हैं। सर नमीर का पता ही नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्यों नहीं है। सर नमीर जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग उन्होंने करी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, एंड देन उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा से आजकल वो अपना इटली से अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं केमिकल एंड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के अंदर। इसके अलावा हमारे पास सर उमैर होते हैं इंग्लिश के। सर उमैर अगेन बेताशा स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं। सर शाफी हमारा बायोलॉजी के लिए होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज से। देन हमारे पास एक और सर साद होते हैं कंप्यूटर के, ही इज अ पीसी सर्टिफाइड इंजीनियर। बेटा मेरे पास आईक्यू एंड लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर सर अरसलान मुस्तफा भी होते हैं, मैं खुद भी पढ़ा रहा होता हूँ। सर बिलाल जेबिल आईक्यू एंड लॉजिकल रीजनिंग क्लासेस दे देते हैं। नहीं तो प्रॉपरली मेरे पास एक और टीचर भी होते हैं हाजिक पटेल, वो भी मेरे पास जो है ना इस चीज़ को पढ़ा रहे होते हैं। पटेल साहब जो होते हैं वो भी लॉजिकल रीजनिंग आईक्यू क्लासेस ले रहे होते हैं। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर मेरे पास एक बंदा और भी है, काशिफ अनीस है। ही वॉज अ टॉपर ऑफ हिस टाइम, ही वॉज द थर्ड पोजीशन होल्डर इन इंटरमीडिएट आज से 20 साल पहले शायद या 15 साल पहले। मैकेनिकल इंजीनियर है। इसके अलावा बड़े मशहूर एओए लेवल्स के टीचर्स हैं काशिफ अनीस साहब, ये भी अक्सर हमारे पास पढ़ा रहे होते हैं, हमारी टीम के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर जो आईबी और लम्स की फैकल्टी मेरे पास शामिल है, वो तमाम बच्चे जो आईबी को टारगेट कर रहे हैं, वो तमाम बच्चे जो लम्स को टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर मेरे पास मिस जोहा जैन होती हैं जो कि हमारी इंग्लिश की फैकल्टी मेंबर हैं। एंड शी इज एन आईबी ग्रेजुएट, शी इज करेंटली वर्किंग एज अ स्ट्रेटेजी मैनेजर फॉर अ वेरी रीनोन इलेक्ट्रिक कंपनी। आई कैनॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपनी, but she is a assistant manager there, or she is might be a deputy manager there now. She is a strategy manager and ये आईबीए की ग्रेजुएट हैं और बड़ी पैशनेट टीचर हैं। काफ़ी सालों से ये सेट की तैयारी करवा रही हैं बच्चों की। इसके अलावा ये आईबीए की तैयारी, लम्स की तैयारी करवा रही होती हैं। तो ये मेरे पास प्रॉपरली आईबीए की इंग्लिश की क्लासेस, लम्स की इंग्लिश की क्लासेस कंडक्ट करवा रही होती हैं। सही है ना? तो कहने का मकसद क्या है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इतनी फैकल्टी की क्वालिफिकेशन नहीं दे सकता। आपकी फैकल्टी क्या होगी, कोई मैट्रिक पास, कोई इंटर पास, कोई यूनिवर्सिटी पास बच्चे को उठा के लगाया हुआ होगा और वो बैठ के कहेंगे 5 साल से पढ़ा है, 10 साल से पढ़ा रहा है। किसी को पता ही नहीं होता कौन है कौन नहीं है, क्या उसकी नॉलेज है, कॉर्पोरेट साइड के ऊपर उसने क्या करा हुआ है, किस तरीके से उसने अपनी क्लासेस को लेकर चल रहा होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता। सो भाई मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि हमेशा इस चीज को जहन में रखिएगा। आप कभी भी कहीं पे भी जा रहे हैं, आप हमेशा फैकल्टी को लाजमी तौर पर चेक करें। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब फाइनली मूव करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर, हर बच्चे की दिल की आवाज। सर शेड्यूल क्या होगा, कंफर्म शेड्यूल क्या होगा, क्लासेस की टाइमिंग क्या होंगी, सर ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो भाई मैं आपको इस शेड्यूल को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर अगेन एक चीज सबसे पहले जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद हैं, तो बेटा आपने हफ्ते के 5 दिन जो हैं अपने सेकंड ईयर को, अपने इंटर को, अपने ए लेवल्स को देने हैं। वाइल आपके जो ये 2 दिन है, ये 2 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे एप्टीट्यूड की। मगर रिमेंबर दिस थिंग, जैसे जैसे आपका सेकंड ईयर अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता जाएगा, आपका A2 अपने मंतकी अंजाम पे कंपटीशन की जाने बढ़ता जाएगा, तब हम आपके डेज में इजाफा करते जाएंगे एप्टीट्यूड के। आप किसी भी कोचिंग के अंदर भी अगर एडमिशन लेने के लिए जाओगे, हर जगह पे आपको सिर्फ 2 दिन की भी टाइम टेबल मिलेगा। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि भाई वो तमाम बच्चे जो कि अपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो भाई उनकी 2 दिन क्लासेस हो रही होती हैं ताकि उनका इंटर और ए लेवल बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना चल रहा हो। तो वो रिपीटर वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी मैं भी अलग से बताऊंगा। जो जितने भी रिपीटर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए हमारी स्ट्रेटेजी टोटली डिफरेंट होती है। मगर याद रखिएगा स्टार्टिंग के अंदर क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा। जो ई कैट के बच्चे हैं, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर शेड्यूल के हवाले से, सर शेड्यूल जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या आपने लिखा है समझ में नहीं आ रहा।
तो बेटा देखो, वो तमाम बच्चे जो ई कैट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इंजीनियरिंग की किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो एनईडी हो, चाहे वो मेरान हो, चाहे वो यूईटी हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो एनटीएस हो, चाहे वो लम्स हो, किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या शेड्यूल होगा। और बीएस का मतलब होता है वो तमाम बच्चे जो आईबीए की या लम्स की या सेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका शेड्यूल क्या होगा। जरा गौर से बात को समझिएगा कि बेटा देखो, चूंकि काफी सारे बच्चों का सैटरडे वाले दिन इशू होता है, तो इसलिए मैंने सैटरडे वाले दिन, क्योंकि सैटरडे वाले दिन काफी सारे बच्चों का कोचिंग होता है, तो सैटरडे वाले दिन मैंने काफी सारे बच्चों को रिलैक्सेशन दी है, क्योंकि मुझे पता था सैटरडे सैटरडे वाले दिन काफी सारे बच्चों का क्या होगा, कोचिंग होगा। मगर रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर वन थिंग, जो मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन करी है, कि बेटा आप लोगों का खुदारा, आप लोगों को आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन ये कि आप किसी भी कोचिंग के अंदर एडमिशन लेने के ऊपर जाओगे, तो भाई ये जो 2 दिन आपके होंगे ना, जो 2 डेज आपके होते हैं, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दिन होते हैं भाई। इन 2 दिनों के आपने खुदारा एप्टीट्यूड को टाइम देना है। आप हफ्ते में अगर 5 दिन इंटरमीडिएट को दे रहे हो, तो 2 दिन देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप आराम से दे सकते हो। मुझे पता है पीसी के बच्चे जो होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि सर हमारी तो सैटरडे वाले क्लासेस होती हैं, तो मैंने उस चीज को भी जरा जहन में रखते हुए शेड्यूल डिजाइन करा है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। कि भाई मैंने फ्राइडे वाले दिन रात में 9:30 टू 11 PM तक की फेज की क्लास रखी है। 11:30 इज द एक्सट्रीम टाइम, यानी कि क्लास नॉर्मली 11 बजे, 11:15 तक एंड हो रही होगी, तो 9:30 टू 11:30 की फेज की क्लास रखी है, ताकि वो तमाम बच्चे जो किसी कोचिंग वगैरह में जाते हैं वो आराम से घर आ सकें। सही है ना। तो प्रॉपर लाइव क्लास आपकी फिजिक्स की होगी 9:30 टू 11:30। सैटरडे वाले दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान मैंने आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास रखी है। फिर मैंने आपको गैप दी है। अच्छा, अगर मुझसे बच्चे बोलेंगे सर इस गैप को आप फिलअप कर दें, तो मैं इस गैप में भी आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास लगा सकता हूं। अच्छा, एक चीज जहन में रखिएगा, जिन बच्चों ने इंटर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी हुई होती है, बेटा उनके एप्टीट्यूड के अंदर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आएगा। जिन बच्चों ने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर का कोर्स पढ़ा हुआ होता है, अक्सर बच्चों को एक तो ये वाली बात समझ में नहीं आती। अक्सर बच्चों को लगता है कि सर अगर मैंने कल को जाके सीएस करनी है, बहुत सारे बच्चों का ख्याल क्या होता है कि सर अगर मैंने कल को कंप्यूटर साइंस पढ़नी है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मेरे टेस्ट के सब्जेक्ट में कंप्यूटर आएगा कि केमिस्ट्री आएगा। बेटा रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है आपके इंटर या ए लेवल्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो आपके एप्टीट्यूड के अंदर केमिस्ट्री आएगी। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ा था, तो एप्टीट्यूड के अंदर भी क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा। जो ए लेवल्स के बच्चे दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उनकी चॉइस होती है, आप कुछ भी ले सकते हो। सही है ना। तो भाई मैंने ये जो 11 से 1 का सैटरडे वाले दिन का स्लॉट है, मैंने जानबूझ के एम्प्टी रखा हुआ है कि अगर किसी ने कोचिंग वगैरह जाना है वो आ जा सकता है। और फिर मैंने दोपहर में कोई क्लास नहीं लगाई जानबूझ के सैटरडे वाले दिन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सैटरडे वाले दिन कोचिंग होता है, दैट्स द रीजन। मैंने इंग्लिश की क्लास रखी है 7:30 टू 9:30। अगर स्टूडेंट्स मुझसे कहेंगे तो मैं इसको सुबह के टाइम पे शिफ्ट कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने स्लॉट इसलिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है कि भाई डिपेंडिंग ऑन द रजिस्टर स्टूडेंट, जब मेरे पास बच्चे रजिस्टर हो जाते हैं तो मुझसे फरमाइश अगर करेंगे मेजोरिटी बच्चे, तो उसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। मैथमेटिक्स की क्लास जो है मेरी, मैंने सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन, दोनों दिन रात में रखी है, ताकि मेजोरिटी बच्चे मेरी क्लास को ले सकेंगे। मेजोरिटी बच्चा मैथ्स लेता है, चाहे वो आईबीए का हो, लम्स का हो, केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपके पास जीआई की आई, नर्स, फास्ट, यूवीटी, कॉमसेट्स, किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो आप, एनईडी वगैरह की, तो मैथ्स का सब्जेक्ट तो लाजमी तौर पे होगा। तो मैथ्स की क्लास मैंने जानबूझ के 9:30 11:30 रखी हुई है। संडे वाले दिन सुबह के अंदर 8 से 11 बजे फेस की क्लास होगी। फिर कंप्यूटर की क्लास, अगेन कंप्यूटर की क्लास सिर्फ वो बच्चे लेंगे जिनके पास कंप्यूटर का सब्जेक्ट होगा। याद रखिएगा, कंप्यूटर का कोर्स कंटेंट कम होता है, तो स्टार्टिंग में सिर्फ मैंने एक क्लास रखी है। केमिस्ट्री की भी एक क्लास मैंने फिर रखी है संडे वाले दिन 7:30 से 9:30। और फिर मैथमेटिक्स की क्लास है। अच्छा, जो एमडी कैट के बच्चे होते हैं उनकी जाहिर सी बात है क्लासेस सिमिलर चल रही होती है, मगर उनकी मैथ्स नहीं होती, मैथ्स की जगह बायोलॉजी होती है। दो चीजें जहन में रखिएगा, एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है एनटीएस साइट के ऊपर, एनालिटिकल रीजनिंग या फिर आईक्यू का कॉन्सेप्ट या फिर बेसिक मैथ्स होती है, ये मैं साथ साथ कवर करवा रहा होता हूं। नहीं तो इनकी मैं डिटेल के अंदर अपने प्रॉपर फैकल्टी मेंबर्स के साथ इनकी क्लासेस लगवा रहा हूँ आगे चल के, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग इनको हम कहते हैं। इसकी क्लासेस हम थोड़ी अरसे के अंदर स्टार्टअप कर रहे होंगे। स्टार्टिंग के अंदर हम बच्चे के ऊपर कभी भी लोड नहीं डालते हैं, हम उसको एडजस्ट होने का पूरा मौका देते हैं, वो आराम से बैठ के हमारे पास तैयारी कर सकता है। अब दो बातों को यहां पे समझिएगा। पहले नंबर के ऊपर कि सर क्या हमारा कोर्स पूरा वाइंड अप हो जाएगा, बिल्कुल बेटा, आपका कोर्स हम तकरीबन फरवरी तक पूरा का पूरा वाइंड अप कर रहे होंगे। सर क्या इतने से उसके अंदर, क्योंकि बेटा हमें पढ़ाने का तरीकेकार आ रहा होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका कंप्लीट कोर्स जो होगा वाइंड अप करवाएंगे फरवरी मार्च तक, और उसके बाद फिर आपके मल्टीपल रिविजन होंगे। रिमेंबर दिस थिंग, सही है ना। एक चीज, दूसरे नंबर के ऊपर हमेशा याद रखिएगा कि मैंने सुबह 8 बजे से क्लासेस क्यों लगाई है। अब हो सकता है कोई बच्चे बोले सर 8 बजे क्यों क्लास लगा दी। भाई 8 बजे क्लास लगाने के पीछे रीजन ये होती है कि भाई सुबह फजर की जो नमाज होती है, अगर आप लेट सपोज आप नॉन मुस्लिम हो, फजर नहीं भी पढ़ते, तो वैसे आजकल जो फजर हो रही है सुबह 5 बजे के करीब हो रही है, बट लेट सपोज अगर आप नॉन मुस्लिम हो, फजर नहीं भी पढ़ते, तो भाई सुबह का जो टाइम होता है, भाई इस टाइम के अंदर सबसे ज्यादा बरकत होती है। रिमेंबर दिस थिंग, आप किसी भी मजहब से बिलोंग करते हो, मैं आपको एक चीज की गारंटी दे दूंगा बेटा, कभी भी आप किसी भी मजहब से अगर बिलोंग करते हो ना,
एक चीज जिंदगी में याद रखिएगा, अगर आप अपने अभी कैरियर बनाना स्टार्ट कर रहे हो, आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर हो, हमेशा अपना टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल को फॉलो करो। सुबह के टाइम से पढ़ना स्टार्ट करो। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे 12 बजे उठते हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे होते हैं। बेटा इंतहाई गलत स्टेप है। सुबह के टाइम से मैं जानबूझ के क्लासेस लगवाता हूँ, ताकि ताकि सुबह के औकात से बच्चा पढ़ना स्टार्ट करे, सुबह के टाइम से बच्चा क्लासेस लेना स्टार्ट करे। और सुबह के टाइम से पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि भाई आपको जल्दी चीजें समझ में आती हैं, जल्दी चीजें अच्छी लगती हैं। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन लो, आप किसी भी मोटिवेशनल वीडियो को देख लो, आप देखोगे कि भाई हर बंदा क्या आपसे बोलेगा कि भाई हम 11 बजे 11:30 के ऊपर हद से सो जाते हैं, और उसके बाद हम सुबह उठते हैं कितने बजे, नमाज के टाइम पे 5 बजे, और फिर दोपहर में हम बेशक आधे घंटे का 1 घंटे का रेस्ट ले रहे होते हैं। तो कहने का मकसद क्या है भाई, कहने का मकसद ये है कि बेटा देखो, हम सुबह के टाइम पे क्लासेस लगाने के पीछे, मैं चाहता तो 9 बजे भी क्लास लगा सकता था, 9 से 12 की लगा देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर लगाने के पीछे रीजन क्या है कि भाई सुबह के टाइम पे ताकि आप उठ सकें। सुबह के टाइम से जो क्लासेस लेना आप स्टार्ट करते हैं वो आपके लिए बड़ी अच्छी होती हैं। मुझसे अगर बच्चे बोलेंगे सर 8 से 9 बजे करते हैं, मैं 9 बजे कर दूंगा, मुझे उसका मसला नहीं है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बेतहाशा टीचर्स अवेलेबल होते हैं, मैं 9 बजे क्लास लगवा दूंगा, जो उसका इशू नहीं है। मगर आपको जो टाइम टेबल में डिजाइन करके दे रहा होता हूँ भाई, ये टाइम टेबल बड़ी मेहनत से मैं डिजाइन करता हूँ, एक एक चीज को मद्देनजर रखते हुए कि भाई बच्चों का किसमें फायदा है, तो बच्चों का इसमें बेतहाशा फायदा होता है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर फ्राइडे वाले दिन सिर्फ फिजिक्स की आपकी क्लास होगी, जो कि मैंने जानबूझ कर रात में रखी है, ताकि मेजॉरिटी बच्चे उसको ले सकें कोचिंग वगैरह से आके। सैटरडे संडे वाले दिन जो मैंने क्लासेस रखी हैं, सुबह 8 से 11 के दरमियान एक क्लास है, फिर 7:30 से 9:30 की क्लास है रात शाम में, और 9:30 से 11:30 मैथमेटिक्स है। संडे वाले दिन फिजिक्स की क्लास है 8 से 11, कंप्यूटर की क्लास है 11 से 1। जाहिर सी बात है भाई, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आप केमिस्ट्री की क्लास नहीं लेंगे, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं कंप्यूटर की नहीं लेंगे। खुदारा भाई दोनों चीजें लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप केमिस्ट्री की क्लासेस को लिया करेंगे, अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी है तो कंप्यूटर की क्लासेस को लेंगे। और कंप्यूटर का चूंकि कोर्स कंटेंट कम होता है तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक क्लास रखी है, आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा। मैथमेटिक्स की 2 क्लासेस हैं, मगर आगे चल के मैं इसको 3 क्लासेस के ऊपर लेके चला जाऊंगा 2 महीने के अंदर अंदर, सही है ना। उसके पीछे रीजन क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर आपको जरा कोर्स की स्पीड सिखानी होती है, स्टार्टिंग के अंदर आपको जरा बेसिक कॉन्सेप्ट देने होते हैं, तो इसलिए मैंने 2 क्लासेस रखी हैं ताकि बच्चे के ऊपर ज्यादा लोड ना आए, बच्चा आराम से अपने इंटर को, ए लेवल्स को भी टाइम दे, साथ साथ एप्टीट्यूड को भी टाइम दे। रिमेंबर दिस थिंग, इंग्लिश की क्लास मैंने सैटरडे वाले दिन फिलहाल रखी हुई है, बट अगर मुझसे बच्चे बोलेंगे इसको मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि प्रॉपरली इंग्लिश के 2 टीचर्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं। एक टीचर जो ईकेट की नॉर्मल इंग्लिश की तैयारी करवा रहे होते हैं, एक टीचर जो जोआ है मेरे पास, जो आईबीए की ग्रेजुएट है, शी नॉर्मली टीच फॉर द आईबीए स्टूडेंट्स। तो वो तमाम बच्चे जो बीएस के अंदर आईबी की तैयारी कर रहे होंगे, नस की तैयारी, अगर बच्चे बोलेंगे तो मैं उनकी क्लास वहां पे लगवा दूंगा। तो जोहा की जो क्लासेस होती हैं, अगर मुझसे आप कहोगे मैं सुबह में शिफ्ट कर दूंगा, नहीं तो मैं इसको शाम में ही रहने दूंगा, नहीं तो मैं संडे वाले दिन भी इसको वैसे बाय द वे शिफ्ट कर सकता हूँ। संडे वाले दिन दोपहर का टाइम मेरे पास एम्प्टी है, 2 से लेकर 7:30 के दरमियान का टाइम मेरे पास एम्प्टी है संडे वाले दिन, मैं संडे को भी शिफ्ट कर सकता हूँ जोहा की क्लास को, डिपेंडिंग अपॉन दी स्टूडेंट्स का, हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। क्लियर है बेटा। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर एक चीज अपने जहन में रखिएगा, और वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या होती है कि भाई जो आपकी एनालिटिकल रीजनिंग की क्लास होगी, आईक्यू की क्लास होगी, बेसिक मैथ्स की क्लास होगी, स्टार्टिंग के अंदर आपको इनके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे होंगे, कंप्लीट कोर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे होंगे, मगर आपको एक एक चीज लाइव क्लास के अंदर पढ़ाई जाएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अब बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं। तो भाई जो बच्चा अपने एप्टीट्यूड को रिपीट कर रहा है, इनके लिए स्ट्रेटेजी क्या होती है भाई, इनके लिए स्ट्रेटेजी ये होती है कि आपने जो आपके हफ्ते के ये 5 दिन है, आपके लिए मेरी स्ट्रेटेजी सबसे खास है बेटा। सबसे खास स्ट्रेटेजी ये कि देखो, आपके जो हफ्ते के 5 दिन है, इन हफ्ते के 5 दिनों के अंदर मैं आपको पहली क्लासेस के अंदर कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, आपको हर टीचर गाइड करेगा अपनी इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर। आपने कोशिश करनी ये होगी कि जो हफ्ते के 5 दिन है, इन स्टार्टिंग के 5 दिनों के अंदर आपने उन टॉपिक्स को हमसे कवर अप करना होगा। हम आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको टेस्ट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। आपने लाजमी तौर के ऊपर, अगर आप रिपीट कर रहे हैं, आपके पास टाइम ज्यादा अवेलेबल है, तो भाई आप तो पोजीशन ले सकते हो बेटा, आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है, तो आपने सिंपल तरीके से टॉपिक्स को कवर अप करना होगा। और जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें हम आगे के टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, तो भाई आप हफ्ते के 5 दिन में कोई और टॉपिक कवर करोगे, और इन दिनों के अंदर कोई और टॉपिक कवर करोगे। जो बच्चे करंटली इंटरमीडिएट ए लेवल्स के अंदर हैं, तो भाई जो रमीज कामरान है, मैंने उससे एक पॉडकास्ट करी थी, उसके अंदर उसने खास बात मुझे बताई थी कि उसका शेड्यूल क्या था। उसका शेड्यूल ये था कि वो सुबह सुबह उठता था, और उसने कहता है कि सर, मैं जो है ना लाइव क्लासेस में जो आप पढ़ा रहे होते थे वो तो पढ़ता पढ़ता था, मगर साथ साथ रिकॉर्डिंग के फोल्डर से मैं कोशिश करता था कि जो इंटरमीडिएट के अंदर जो सब्जेक्ट मेरे कोचिंग में चल रहे हैं ना, जो भी मेरे कोचिंग में टॉपिक चल रहा है, मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, तो मैं कोशिश करता था कि रिकॉर्डेड फोल्डर से पहले से एप्टीट्यूड के उन टॉपिक
टॉपिक्स के लेक्चर ले लेता था। कहता है, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एप्टीट्यूड इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट एंड ए लेवल्स। तो ये रमीज कामरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आप जाके पॉडकास्ट को देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो कहता है कि सर मेरे इंटर के अंदर जो भी सब्जेक्ट चल रहे होते थे हफ्ते में 5 दिन, मैं कोशिश करता था कि उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को एप्टीट्यूड के अंदर पहले कवर कर लूं। उससे क्या होता था कि इंटर की पढ़ाई मेरी वैसी कवर हो जाती थी, ए लेवल्स की पढ़ाई मेरी वैसी तकरीबन कवर हो जाती थी, क्योंकि एप्टीट्यूड में एडवांस फॉर्म होता है। तो वैसे ही कहते हैं, मुझे इंटर वाली चीज वैसी बहुत तरीके से समझ में आ जाती थी। तो ये स्ट्रेटेजी कहते हैं सर मैंने फॉलो करी थी। और इस रमीज कामरान का बेटा जीआईकेआई के अंदर भी इसकी टॉप पोजीशन थी, इसकी फास्ट में भी टॉप पोजीशन है, इसकी एनईडी में भी टॉप पोजीशन है, एनईडी में पहली पोजीशन है इसकी। तो कोई तो रीजन है ना बेटा रमीज कामरान के अंदर। तो डेट्स द लॉजिक जो आपको समझनी पड़ेगी, डेट्स द थिंग जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा इस खुदारा स्ट्रेटेजी को फॉलो करो अगर आप बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हो। तो हफ्ते के जो 5 दिन है, जो रिपीटर्स बच्चे हैं, आपके लिए भी ये स्ट्रेटेजी है। जो मेरे पास करंट स्टूडेंट्स हैं, जो करंटली सेकंड ईयर के अंदर या A2 के अंदर बैठे हुए हैं, आपके लिए भी स्ट्रेटेजी है कि भाई जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आपको कंप्लीट कोर्स के प्रोवाइड कर रहा हूं, इससे आपने करना क्या है, इससे आपने ये काम करना है कि पहले जो इंटर में लेट सपोज सीक्वेंस सीरीज पढ़ाई जा रही है, इंटर में अगर इंटीग्रेशन पढ़ाई जा रही है, तो एप्टीट्यूड के अगर आप मेरे फोल्डर में जाओगे, इंटीग्रेशन मैंने डिटेल में पढ़ाई भी होगी। आप इंटीग्रेशन को 4-5 दिन में खुद से भी कवर कर लोगे। अगर लेट सपोज कवर कर लिया, तो भाई इंटीग्रेशन का टॉपिक तो आपके इंटरमीडिएट में 1 महीना चलेगा। इंटरमीडिएट के अंदर क्योंकि लंबा चैप्टर होता है, तो आपको विद इन सेकंड में सारी शॉर्टकट आ जाएंगी और आपके इंटर के एमसीक्यू चुटकी बजाकर सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड के जो एमसीक्यूज होते हैं वो इंटर से बड़े हैवी होते हैं। अगर मैं एमडीकेट के बच्चों की बात करूं, तो बेटा आप लोगों का शेड्यूल ये आ रहा है। आप लोगों का शेड्यूल ये कि भाई आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास है, फिजिक्स की क्लास आपकी 9:30 11:30 हो रही होगी, फिर संडे के वाले दिन फिजिक्स की क्लास है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी की क्लासेस हैं आपकी मैथ्स की जगह के ऊपर। याद रखिएगा आप लोगों की इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग अब थोड़ी अरसे में स्टार्ट कर रहे होंगे, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि आप लोगों का जो एमडी कैट का टेस्ट होता है वो होता है आपके पास सितंबर के अंदर। जो आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है बेटा वो जून के अंदर हो रहा होता है। नम्स का टेस्ट भी हमारे पास जून जुलाई के दरमियान में आ रहा होता है। तो आपकी तमाम चीज़ों की तैयारी बहुत डिटेल में करवा रहे होंगे। तो स्टार्टिंग में आपके पास थोड़ा प्रेशर कम होता है, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग साइड पर तो टेस्ट फॉरन फॉरन होते हैं, मेडिकल साइड के ऊपर टेस्ट थोड़ा लेट होता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम आपकी डिटेल में तैयारी कवर करवा रहे होंगे। इसके अलावा आप लोगों के फिर सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, रेड स्पॉट की पूरी किताब आपको सॉल्व करवाई जाएगी। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट बुक फॉर द एमडीकेट एस्पिरेंट्स। हम पूरी की पूरी रेड स्पॉट की किताब आप लोगों को सॉल्व करवा रहे होंगे। इसके अलावा आपकी तमाम एमबीबीएस के पास पेपर्स आपको सॉल्व करवाएंगे। तो भाई अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी सारी चीजें जब आप पढ़ा रहे हैं, तो सर आपकी फीस भी किसी बेकार कोचिंग सेंटर की तरह बहुत ज्यादा होगी। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी फीस अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सारी फैसिलिटीज अगर मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, इतनी सारी मेहनत अगर मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, तो उसके बाद भी जो हमारी फीस होती है बेटा ये चिल्लर्स होती हैं और बहुत बहुत कम होती है। हमारी जो फीस होती है बेतहाशा कम होती है। पूरे के पूरे साल की, पूरे के पूरे सेशन की फीस सिर्फ 7,000 रुपीज होती है, सिर्फ 7,000 रुपीज होती है। इस 7,000 रुपीज के अंदर हम हर चीज आपको कवर करवाएंगे। याद रखिएगा मेरे बैच नंबर 1 के बच्चों का सक्सेस रेशो सबसे अच्छा होता है। तो और बैच नंबर 1 के बाद मैं जितने भी बैचेस स्टार्ट करता हूं, चाहे वो बैच 2 हो, बैच 3 हो, बैच 4 हो, बैच 5 हो, बैच 6 हो, जितने भी मैं ई कैट के बैचेस स्टार्ट करता हूं, नस्ट के बैचेस स्टार्ट करता हूं, आईबीए के राउंड 2 के बैचेस, आपकी आईबीए की राउंड 1 राउंड 2 दोनों की तैयारी इसमें शामिल है। अब आप सोच रहे हो कि सर वो एक बेकार कोचिंग सेंटर है जो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा तोप तूफान कहता है, सर वो तो हमसे इतने सारे पैसे मांग रहे हैं राउंड 1 राउंड 2 की प्रिपरेशन करने के लिए। तो भाई हमारी सबसे बड़ी खास बात ही यही है, हम इतनी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी बेहतरीन फैकल्टी पाकिस्तान की आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बेटा बाखुदा ये फैकल्टी मुझसे लाखों में लेती है, बट मैं आपको इंतहाई सस्ती कीमत पे प्रोवाइड कर रहा हूं। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इस कॉम के बच्चों को एजुकेट कर सकूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपनी तरफ से इन बच्चों को बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकूं। तो भाई तमाम की तमाम चीज सिर्फ 7,000 में होती हैं और ये कंप्लीट कोर्स की फीस है। मैं बार बार कह रहा हूं ये कंप्लीट कोर्स की फीस है। फीस को पे करने का तरीकेकार क्या है, आप चाहें तो इजी पैसा कर सकते हैं, मुझे जैस कैश कर सकते हैं, सादा पे कर सकते हैं, नया पे कर सकते हैं। मेरा जो इन तमाम अकाउंट्स का नंबर है, सिंपल सा नंबर है भाई, मासूम सा नंबर है, ये वाला नंबर आप इसको चेक कर लीजिए। इस नंबर के ऊपर आपने करना क्या है, सिंपल तरीके से आप फीस को पे कर सकते हैं। सही है ना, 03032785 इस नंबर के ऊपर आपने क्या करना है बेटा, फीस को पे कर देना है। चाहे आप जैस कैश करवाते हैं, इजी पैसा करवाते हैं, सादा पे करवाते हैं, नया पे करवाते हैं। जब आप फीस पे कर दें, तो फीस पे करने के बाद का स्टेप क्या है कि आपने इसी नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप करना है। इसी नंबर के ऊपर आपने फीस पे करने के बाद जो फीस की रसीद होगी, फीस पे करने के बाद जो फीस रिसिप्ट होगी, जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी नंबर लाजमी लिखा होना चाहिए। और साथ में जब आप फीस पे करोगे तो आपके पास जो ऑथेंटिक नंबर से एसएमएस आएगा, उस कंप्लीट एसएमएस की ऊपर से लेकर नीचे तक की पिक्चर इसी नंबर के ऊपर आपने मुझे शेयर करनी है विद योर नेम, विद योर ईमेल एड्रेस, और साथ में आपने
पर्टिकुलरली मुझे बताना है कि आप किस बैच में अप्लाई कर रहे हो। आप मेरे पास एनईडी के लिए तैयारी कर रहे हो, ईकेट की तैयारी कर रहे हो, आईबी की कर रहे हो, एमडी कैट की कर रहे हो, ये चीज आपने वहां पे लाजमी तौर पे लिखनी है। या फिर अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली मेरे मिजान बैंक में पेमेंट कर सकते हो। सबसे आसान तरीका होता है बैंक में पेमेंट करने का। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं बेटा बैंक में पेमेंट किया करो। बैंक की पेमेंट सबसे आसान भी होती है, सबसे ज्यादा प्रूव्ड और सिक्योर पेमेंट होती है। तो भाई मेरा मिजान बैंक का अकाउंट नंबर गिवन है। आपके पास दुनिया का किसी भी बैंक का अकाउंट मौजूद है, आपके पास जैस कैश है, इजी पैसा, सदा पे, नया पे, आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक अवेलेबल है, आपके पास कोई भी बैंक अवेलेबल है, आपके पास कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मूड अवेलेबल है, आप सिंपल तरीके से उसके ऊपर जाओ, उसकी एप्लीकेशन को ओपन करो, बैंक्स के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद मीजान के ऑप्शन को सेलेक्ट करो और इस अकाउंट नंबर को डायरेक्टली वहां पे प्लॉट करोगे। मेरा मासूम सा नाम लिखा हुआ वहां पे आ जाएगा, सही है ना। और उसके ऊपर आपने 7,000 रुपीज फीस को सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद, फीस सेंड करने के बाद अगेन आपने स्क्रीनशॉट खींचना है। पेमेंट जब आपने भेज दी है, जो आपकी ट्रांजेक्शन की रसीद होगी उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और साथ में आपने एसएमएस जो आपके पास आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपने सिंपल तरीके से इसी नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर देना है। इसी नंबर के ऊपर क्या कर देना है बेटा, मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ये सिंपल सा प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। तो आई होप मैंने आप तमाम लोगों की क्वेरीज को आंसर कर दिया होगा इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर। जस्ट गो थ्रू मैं करवा देता हूं, तमाम बातों को मैंने आपको बता दिया। क्लासेस का पैटर्न क्या है, स्पेशलिटी हमारी क्या होती है, किस तरीके से चीजों को लेके चल रहे होते हैं। आई होप कि क्लास आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी। इसमें मैंने तमाम बातों को बहुत डिटेल में डिस्कस करा है कि भाई आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट क्यों देने चाहिए, किस तरीके से देने चाहिए, हम आपकी तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाएंगे, फैकल्टी कैसी है हमारे पास, किस तरीके से क्लासेस का शेड्यूल होगा। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन अ वेरी डिटेल मैनर। तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला आप इसको समझेंगे, मेरी बात पे अमल करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।